बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया के बारे में। ठीक है, ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया के बारे में हमने ऑलरेडी कुछ ना कुछ पढ़ा है कि स्पिरोसाइट के 3 ही डिफरेंशियल डायग्नोस है। एक है G6PD डिफिशिएंसी, दूसरे है हेरेडिटरी स्पिरोसाइटोसिस और तीसरी है ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल से। सबसे पहले पढ़ते हैं इसकी डिफिनीशन। इट इज़ एन इम्यून मीडिएटेड डिसऑर्डर which is characterized by the formation of auto antibodies against RBC surface receptor leading hemolysis। जनाब, इसका मतलब ये है कि ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिसके अंदर आरबीसी के सरफेस पे जो रिसेप्टर मौजूद है उसके ख़िलाफ़ ऑटो एंटीबॉडी बनती है और जिसके नतीजे में हीमोलाइसिस होती है। ठीक है, अब जनाब ये एंटीबॉडी 2 किस्म के बनते हैं। एक को हम कहते हैं कूल्ड एग्लूटिनेंट टाइप और एक को कहते हैं हम वार्म एग्लूटिनेंट टाइप। ठीक है, लेकिन आप ये याद रखें कि ये जो कूल्ड एग्लूटिनेंट है एंटीबॉडी फॉर्मेशन इन सेंटर, जो एंटीबॉडी बनती है वो सेंटर में बनती है। ठीक है, लेकिन हमारे आरबीसी की पास के साथ जब बाइंडिंग करती है तो वो पेरिफेरल पार्ट ऑफ द बॉडी करते हैं, क्योंकि सेंट्रल पार्ट से जो पेरिफेरल पार्ट ऑफ द बॉडी है दे आर कूलर। तो इसी वजह से ये जो कूल्ड एग्लूटिनेंट है ये बनते तो सेंटर में है लेकिन इसका वर्क प्लेस कहाँ पर है, पेरिफेरी में है। ठीक है, और एटियोलॉजी तो नाम से जाहिर है कि इट इज़ एन ऑटो इम्यून कंडीशन। ठीक है, इन ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया के अंदर जितनी एंटीबॉडीज़ बनती है वो तकरीबन 3 सब टाइप्स की है। ठीक है, एक को हम कहते हैं वार्म एंटीबॉडी टाइप। ठीक है, दूसरे को कहते हैं कूल्ड एग्लूटिनेंट टाइप और तीसरे को कहते हैं कूल्ड हेमोलाइसिन टाइप या प्रोक्सिमल कूल्ड हीमोग्लोबिन यूरिया भी इसको कहते हैं। ठीक है जनाब, सबसे पहले पढ़ते हैं वार्म एंटीबॉडी टाइप। वार्म एंटीबॉडी टाइप के बारे में आप ये याद रखिए कि अगर ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया से एक चीज़ के ऊपर सवाल आना है और तो वो क्या चीज़ है, वो है वार्म एंटीबॉडी टाइप। ठीक है, ये एग्ज़ामिन का बड़ा फेवरेट सेक्शन है। वार्म एंटीबॉडी टाइप के अंदर कौन सी एंटीबॉडी होगी, इसके अंदर आईजीजी एंटीबॉडी होगी, एफसी पोर्शन होगा और अपसोनाइजेशन यहाँ पर होगी। ठीक है, कूल्ड एग्लूटिनेंट के अंदर आईजीएम एंटीबॉडी होगी। ठीक है, कोई अपसोनिन नहीं होगी। और कूल्ड हेमोलाइसिन टाइप के अंदर क्या होगी, आईजीजी एंटीबॉडी होगी, मगर इसके अंदर क्या होगी, डू नॉट हैव एफसी पोर्शन, इसके अंदर एफसी पोर्शन नहीं होगी। तो वार्म एंटीबॉडी टाइप और कूल्ड हेमोलाइसिन टाइप के अंदर फ़र्क ये है कि दोनों के अंदर आईजीजी एंटीबॉडी है, मगर फ़र्क ये है कि इसके अंदर एफसी पोर्शन है और इसके अंदर एफसी पोर्शन नहीं है। ठीक है, अब जनाब आती है फॉर्मेशन की तरफ। तो वार्म एंटीबॉडी जो है ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर बनती है और 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर वर्क भी करती है। ठीक है, डू नॉट एक्ट ऑन, ये जो है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट नहीं करती। वार्म एंटीबॉडी क्या करती है, विल नॉट एक्टिवेट द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, और जिसके नतीजे में जो हेमोलाइसिस होता है वो होता है एक्स्ट्रा वास्कुलर हेमोलाइसिस। कूल्ड एग्लूटिनेंट यू ऑलरेडी नो कि आईजीएम एंटीबॉडी बनती है। ये एंटीबॉडी हमने कहा कि ये सेंटर में बनती है, पेरिफेरी पर वर्क करती है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर यू बन जाती है और वर्क लेस देन 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर करती है, मगर बेस्ट वर्क जो करती है 0 से लेके 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, कूल्ड एग्लूटिनेंट टाइप क्या करती है, ये एक्टिवेट करती है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को और जिसके नतीजे में C3B की फॉर्मेशन होती है। तो कूल्ड एग्लूटिनेंट के अंदर C से आप ये याद रखिए C3B। ठीक है, कूल्ड C3B ये बनती है। ठीक है, और इसके नतीजे में भी क्या होता है, एक्स्ट्रा वास्कुलर हीमोलाइसिस होता है। ठीक है,
आप जनाब पढ़ते हैं कोल्ड हीमोलाइसिन टाइप, ये बड़ा ही रेयर है, ठीक है, और ये ख़ुद बहुत ठीक होने वाली डिजीज़ है 1 to 3 वीक, ठीक है। तो वही डिज़ीज़ पर हमेशा क्वेश्चन आते हैं जिसकी प्रोग्नोसिस ख़तरनाक हो। कोल्ड हीमोलाइसिन टाइप के अंदर भी आईजी एंटीबॉडी होती है मगर एफसी पोर्शन नहीं होता है। ये भी मैन्युफैक्चर होती है लेस देन 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर और बाइंड करती है 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है। ये भी हमारे कम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करती है और जिसके नतीजे में मेम्ब्रेन लाइटिक कॉम्प्लेक्स बनता है जैसे C5B6 7 8 9, ठीक है। हमने पढ़ा था कि ये क्या करती है, ये जो हमारे सेल है सेल के ऊपर ड्रिल करती है और उसके अंदर सुराख बना लेती है और जिससे सेल की लाइसिस करती है और इसकी वजह से क्या होता है, इंट्रावास्कुलर हीमोलाइसिस बनता है। तो इन शॉर्ट जनाब ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एंटीबॉडी के अंदर 3 किस्म की एंटीबॉडी होती है, वार्म, कोल्ड एंड कोल्ड हीमोलाइसिन। वार्म आईजीजी है, कोल्ड जो है आईजीएम है और हीमोलाइसिन ये भी आईजीएम है मगर एफसी पोर्शन नहीं है। वार्म जो होते हैं जनाब ये कम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट नहीं करते, कोल्ड जो है कम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। और कोल्ड लाइसिन के अंदर मेम्ब्रेन लाइटिक कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। अब जनाब आते हैं वार्म एंटीबॉडी की तरफ, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आने हैं इसी चीज़ पर आ रहे हैं। वार्म एंटीबॉडी टाइप्स की जो है इसकी इसकी टियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन 2 तरह की है, एक प्राइमरी और सेकेंडरी। आपको पता है हर डिजीज़ के अंदर जब प्राइमरी और सेकेंडरी क्लासिफिकेशन आए तो प्राइमरी का मतलब ये है कि इट इज़ आइडियोपैथिक, इसका काज मालूम नहीं है। इसकी जो पीकेज है वो 30 से लेके 50 ईयर है और फीमेल टू मेल रेशो अगर देखा जाए तो 3:1 है, फीमेल में 3 है और मेल में 1 है, ठीक है। सेकेंडरी जनाब किसी भी ऑटो इम्यून कंडीशन की वजह से होती है लेकिन उनमें जो सबसे सरकर्दा है वो है SLE, सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस, जिसके अंदर बटरफ्लाई रेश होती है और मेलर रेश होती है और बॉडी के हर ऑर्गन को इफ़ेक्ट कर सकती है, ठीक है। अब जनाब ऐसे ड्रग भी मौजूद है जो SLE काज कर सकते हैं, बार बार हम पढ़ चुके हैं हीपा, ठीक है, हाइड्रोलाजिन, आइसोनाइजेड, पेंसिलामिन एंड अल्फामिथाइल डोपा, ये तमाम वो ड्रग्स है जो SLE काज कर सकते हैं, ठीक है। तो जब ये ड्रग का तो इन ड्रग की वजह से भी ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया हो सकती है, ठीक है। अब जनाब आते हैं इसकी पैथोजेनेसिस के ऊपर, ठीक है। पैथोजेनेसिस के ऊपर अगर हम देखें तो आपको पता है कि एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगी। जब भी इम्यून सिस्टम की डिसरेगुलेशन होगी तो आईजीजी एंटीबॉडी क्या होगी, आरबीसी के रिसेप्टर के ख़िलाफ़ बनेगी, ठीक है जनाब। जब भी ये आईजी हमारे आरबीसी के रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगी तो क्या होगा, विन दिस आईजीजी कोड आरबीसी पास थ्रू स्प्लीन। आपको पता है जब भी इसके साथ आईजीजी एंटीबॉडी बनेगी तो यहाँ पर एप्सोनाइजेशन होगी और जब जनाब ये एप्सोनाइजेशन क्या करेगी, इसके ऊपर ये टैग लग जाएगा। जब भी ये टैग कहाँ पर जाएगा, हमारे स्प्लीन से गुजरेगा, स्प्लीनिक मैक्रोपेज फ्लक आउट एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। तो ये इसकी जगह की एक बाइट लेगा जिसकी वजह से बाइट सेल बन जाएंगे। ये जो स्प्लीनिक मैक्रोपेज है ये इसको काटेंगे, ठीक है, क्योंकि उसका काम यही है कि जिस सेल के ऊपर ये टैग लगा हो उसको काटना स्प्लीनिक मैक्रोपेज का काम है, ठीक है। अब जनाब जब ये काट जाती है तो यहाँ पर जो सेल मेम्ब्रेन है वो लॉस हो जाती है और इसकी वजह से सेल के अंदर जो बाइकनकेव शेप की खासियत है वो चली जाती है, ठीक है। और जिसकी वजह से क्या होता है, सेल स्पीरोसाइड्स बन जाता है, ठीक है। और यही स्पीरोसाइड जब दोबारा आता है और स्प्लीन के अंदर एंट्रैप होता है तो स्प्लीनिक मैक्रोपेजेस को डिस्ट्रॉय करती है और जिसकी वजह से 100% एक्स्ट्रा वास्कुलर हेमोलाइसिस होता है, ठीक है। ऑलरेडी ये पैथोजेनेसिस हम कितनी बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। आप जनाब इसकी पीकेएच को देख ले तो 30 to 50 ईयर है, फीमेल इंटू मेल रेशो 3:1 है। पेशेंट एनीमिया में होगा, जॉन्डिस होगी और स्प्लिनो में ये होगी। लेकिन
आप ये बात याद रख ले कि वार्म एंटीबॉडी टाइप्स के अंदर क्या होगी, ऑलरेडी कोई ना कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ बॉडी के अंदर चल रही होगी। ठीक है, जैसे हमने पहले कहा था कि इसे लीक के साथ हो सकती है, तो इसका मतलब ये है कि कोई भी ऑटो इम्यून बॉडी ये कर सकती है। प्री एग्जिस्टिंग ऑटो इम्यून डिजीज़ इसके अंदर चल रही होगी, जैसे ग्रेव्स डिजीज़, एडिसन डिजीज़, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, विटिलिगो, एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस, और ऐसी कई हज़ारों डिजीज़ मौजूद है। ठीक है, तो ये ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया काज कर सकती है जब बॉडी के अंदर ये डिजीज़ ऑलरेडी चल रही होगी। ठीक है, केस को अगर देखें तो 17-year-old फीमेल अननाउन केस ऑफ ग्रेव्स डिजीज़, ठीक है, प्रेजेंटेड विद जाइंटिस, anemia and splenomegaly. The patient is most likely suffering from autoimmune hemolytic anemia. ठीक है, तो जनाब इस केस में ऑलरेडी बताया गया है कि पेशेंट किस चीज़ की का पेशेंट है, ग्रेव्स डिजीज़ का है, यानी ऑलरेडी इसके अंदर एक ऑटो इम्यून कंडीशन चल रही है। ठीक है, अब जनाब आते हैं इसकी इन्वेस्टिगेशन की तरफ। तो इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी यू नो बेटर कि फ़र्स्ट टिप में हम क्या करेंगे, हम टिप में ये मालूम करेंगे कि एनीमिया है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले HB को देखेंगे और पैक्सिल वॉल्यूम को देखेंगे। ठीक है, अब हेमोलाइसिस चल रही या नहीं चल रही, मार्कर ऑफ हेमोलाइसिस को देखेंगे तो जनाब सीरम अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन ज़्यादा होगा, सीरम LDH ज़्यादा होगा और रेटिकुलोसाइट काउंट ज़्यादा होगा। ठीक है, जब हम अल्ट्रासाउंड करेंगे तो अल्ट्रासाउंड पर हमें मिलेगा स्प्लीनोमेगेली, और जो 100% हमें क्या बताएगी, ये बताएगी कि एक्स्ट्रावास्कुलर हेमोरेज चल रहा है। ठीक है, अब जनाब आते हैं सेकंड स्टेप के ऊपर। तो सेकंड स्टेप में आप HB और पिक्सल वॉल्यूम के देखने के बाद हम CBC पर दूसरी नज़र जब डालेंगे तो मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम की तरफ देखेंगे। जब मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम या हेमाटोक्रेट 76 और 96 के दरमियान होगा तो इसे हम कहेंगे नॉर्मोसेटिक। ठीक है, पेरिफेरल स्मेयर में देखेंगे तो नॉर्मोसेटिक मिलेगा, नामोक्लेमिकल और बाइट सेल मिलेंगे, क्योंकि स्प्लीन वहाँ पर उस स्प्लीन ने एक कटाई की होगी। ठीक है, और अब जनाब ऑलरेडी हमने कितनी बार कहा है कि स्पिरोसाइट्स की 3 ही डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, एक है G6PD डिफिशिएंसी एनीमिया, हेरिडेटरी स्पिरोसाइटोसिस और ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया। ठीक है, अब जनाब इसकी डिफरेंशियल डायग्नोस तो हमने कल भी पढ़ा था कि बड़ी ही आसान है कि आप सबसे पहले हिंज बॉडी देखेंगे। अगर हिंज बॉडी प्रेजेंट है तो इट मीन्स कि ये G6PD डिफिशिएंसी है। अगर हिंज बॉडी प्रेजेंट नहीं है तो क्या करेंगे, तो 2 ही बच जाते हैं, एक है हेरिडेटरी स्पिरोसाइटोसिस और दूसरी है ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया। ठीक है, अब जनाब थर्ड स्टेप में हम कंफर्म करेंगे कि ये ऑटो इम्यून है या हेरिडेटरी स्पिरोसाइटोसिस है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट करेंगे। ठीक है, ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट पर हमें ये मालूम होगा कि ये स्पिरोसाइट है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम RBC लेंगे, उसको वाटर के अंदर डबो देंगे। RBC क्या करेंगी, सारे वाटर अपने तरफ क्या करेंगी, खींचेंगी और RBC पूलेंगी। और ये नॉर्मली भी होता है, RBC पूल जाता है, लेकिन नॉर्मली RBC जब डिस्ट्रॉय होता है तो ये तकरीबन 9 सेकंड टाइम लेता है, और जब भी किसी RBC के अंदर स्पिरोसाइट्स होगी तो वो क्या होगी, उसकी वो तकरीबन 2 से लेकर 3 सेकंड के अंदर डिस्ट्रॉय होगी। तो ये हमें बताएगी कि स्पिरोसाइट मौजूद है। अब जनाब नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन हम क्या करेंगे कि ये ऑटो इम्यून है या हेरिडेटरी है, उसके लिए हम कॉम टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो कॉम टेस्ट अगर हमारे पास नेगेटिव आया, ठीक है, अगर हमारे पास नेगेटिव आया तो इट मीन्स कि ये क्या है, ये हेरिडेटरी स्पिरोसाइटोसिस, और अगर हमारे पास पॉजिटिव आया तो इट मीन्स कि इट इज़ ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया है। ठीक है, अब जनाब 2 ही केसेस आपके सामने है। 76-year-old, अच्छा जी, ठीक है, केस नंबर 1 को देखते हैं। 6-year-old गर्ल प्रेजेंट विद एनीमिया, jaundice and splenomegaly। ठीक है, ऑन पेरिफेरल स्मेयर द स्पिरोसाइट्स आर सीन। तो आपको पता है कि यहाँ पर ये क्या है, ये हेरिडेटरी स्पिरोसाइटोसिस है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप एज से सकते हैं कि ये जो हेरिडेटरी डिजीज़ है ये एट बर्थ प्रेजेंट होगी या चाइल्डहुड में या टीनेज में प्रेजेंट करेगी। ठीक है, दूसरी तरफ अगर आप देखें 37-year-old फीमेल has presented with anemia, jaundice and splenomegaly for the first time on peripheral smear. The spirocytes are seen. It is autoimmune hemolytic anemia। ठीक है, तो आप इधर एज से ही मालूम कर सकते हैं
क्वेश्चन में जो ऑलरेडी हम कहते हैं कि हर क्वेश्चन के अंदर आपको जेंडर और एज जेंडर और एज से शुरू होती है, तो इसका मतलब ये है कि दे आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो आप एज से और जेंडर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये क्या है, ठीक है। अब इधर आप देखिए, एज से आपको मालूम हुआ कि ये हेरिडेटरी है या ऑटो इम्यून है, ठीक है। उसके बाद आपको ये गर्ल और फीमेल हमने कहा कि ये 3:1 मेल है, ठीक है। अब जनाब आते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस की तरफ। ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया का जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है वो है कॉम टेस्ट, ठीक है। कॉम टेस्ट हमें क्या बताएगा? इट विल डिटेक्ट ऑटो एंटीबॉडी आईजीजी अगेंस्ट आरबीसी सरफेस। आरबीसी सरफेस के ऊपर जो आईजीजी एंटीबॉडी लगी है ये हमें उसके बारे में बताएगा, ठीक है जनाब। कॉम टेस्ट 2 ही टाइप ये है। इससे पहले आपको कॉम टेस्ट ने बड़ा सताया होगा, लेकिन बड़ा ही खूबसूरत और बड़ा ही शार्ट और आसान तरीके से मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। कॉम टेस्ट जो है, आपने हर टेस्ट के अल्टीमेट रिज़ल्ट को याद करना है। इधर हम अल्टीमेट रिज़ल्ट्स के ऊपर फोकस करेंगे जनाब। कॉम टेस्ट हमें क्या बताएगा? कॉम टेस्ट हमें ये बताएगा कि हमारे जो आरबीसी है, इन आरबीसी के ऊपर एंटीबॉडीज़ मौजूद है या नहीं। कॉम टेस्ट 2 ही टाइप के हैं, एक को हम कहते हैं डायरेक्ट कॉम टेस्ट और दूसरे को कहते हैं हम इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट। डायरेक्ट हमें क्या बताती है? डायरेक्ट का एम क्या है? डायरेक्ट का एम ये है कि ये हमें बताती है कि हमारे पेशेंट के आरबीसी के सरफेस के ऊपर आईजीजी एंटीबॉडी मौजूद है या नहीं। यानी डायरेक्ट टेस्ट के ज़रिए हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि पेशेंट के आरबीसी के सरफेस के ऊपर आईजीजी एंटीबॉडी प्रेजेंट है या नहीं। जबकि इनडायरेक्ट क्या करता है? इनडायरेक्ट फ्री सर्कुलेटिंग एंटीबॉडी को डिटेक्ट करता है। आरबीसी के अलावा प्लाज्मा के अंदर, डब्ल्यूबीसी के अंदर, प्लेटलेट्स के अंदर, ठीक है, ये इन जगहों पर आरबीसी के अलावा जो फ्री सर्कुलेटिंग एंटीबॉडी है इनको डिटेक्ट करने का काम इनडायरेक्ट का है, और आरबीसी सरफेस के ऊपर डिटेक्ट करना ये डायरेक्ट का काम है, ठीक है। अब जनाब हम सबसे पहले आते हैं कि डायरेक्ट करते किस तरह है, ठीक है। तो ये इस तरह करते हैं कि हम पेशेंट की आरबीसी लेते हैं और उसको कॉम्स रीजन के साथ मिलाते हैं, ठीक है। ये कॉम रीजन किस चीज़ों से बना है? ये इसके अंदर मौजूद है रेबिट्स आईजीएम एंटीबॉडीज़ जो क्या करेंगी? अगेंस्ट ह्यूमन आईजीजी एंटीबॉडी, ठीक है। तो ये उसके ख़िलाफ़ रिएक्शन करेगी, एग्लूटिनेशन करेगी। जब भी हम कॉम्स रीजेंट और पेशेंट की आरबीसी को मिलाएंगे तो ये क्या करेंगी? ये एग्लूटिनेशन करेगी, और जब एग्लूटिनेशन करेगी तो इट मीन्स कि हमारे साथ डायरेक्ट टेस्ट जो है ये क्या है? ये पॉजिटिव है, ठीक है। अब जा रहा आप इनडायरेक्ट के अंदर क्या करेंगे? इनडायरेक्ट के अंदर हम ये मालूम करेंगे कि फ्री सर्कुलेटिंग एंटीबॉडी मौजूद है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? पेशेंट की प्लाज्मा को लेंगे, ठीक है। पेशेंट के प्लाज्मा को लेंगे और साथ में डोनर की ब्लड लेंगे, ठीक है। लेकिन डोनर का ब्लड ग्रुप कौन सा वाला? ओ ब्लड ग्रुप वाला, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि ओ के ऊपर कोई एंटीजन मौजूद नहीं है, तो इसलिए एंटीजन रिएक्शन यहाँ पर नहीं होगी। तो हम पेशेंट की प्लाज्मा लेंगे और डोनर की आरबीसी लेंगे, लेकिन वो आरबीसी जिसके ऊपर ओ ब्लड ग्रुप होगा, ठीक है। साथ में जनाब हम कॉम्स रीजन को मिलाएंगे। अगर पेशेंट की प्लाज्मा में आईजीजी एंटीबॉडी है तो ये आकर एग्लूटिनेशन करेगा, अगर नहीं है तो एग्लूटिनेशन नहीं होगी। जब एग्लूटिनेशन होगी तो इट मीन्स कि ये इनडायरेक्ट टेस्ट है, ठीक है। तो जनाब आप इस तरह कॉम टेस्ट का मकसद ये है कि ये हमारे आरबीसी के ऊपर क्या करती है? एंटीबॉडी को मालूम करती है। डायरेक्ट का मतलब ये है कि ये पेशेंट के आरबीसी के सरफेस के ऊपर आईजीजी एंटीबॉडी को मालूम करते हैं, जबकि इनडायरेक्ट क्या करती है? प्री सर्कुलेटिंग या प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी को मालूम कर सकते हैं, ठीक है। अब जनाब आप इधर ये बात याद रखें, इफ़ इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट इज़ पॉजिटिव, ठीक है, that means the patient is not good hemoglobin
will not improve after giving fake RBC transfusion। अगर किसी बंदे के अंदर इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट पॉजिटिव है और जनाब उसकी हीमोग्लोबिन कम है और आप ये समझ रहे हैं कि हम इसको पेक आरबीसी देंगे और इसकी हीमोग्लोबिन ज़्यादा होगी, तो आपका ये सोच गलत है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर जो फ्री सर्कुलेटिंग एंटीबॉडी है, जब भी आरबीसी आएंगी उसको पकड़ेगी, जब भी आरबीसी आएंगी इसको पकड़ेगी। तो इन पेशेंट के अंदर पेक आरबीसी देना कोई मानी नहीं रखती, आपको कोई फ़ायदा नहीं पहुंचेगा। ठीक है, अब जनाब आते हैं इसके ट्रीटमेंट की तरफ कि ट्रीटमेंट हम वार्म एंटीबॉडी की टाइप की किस तरह ट्रीटमेंट करेंगे। तो फर्स्ट लाइन हम क्या देंगे, पेशेंट को स्टेरॉइड्स देंगे। स्टेरॉइड के अंदर जनाब 70% रिस्पॉन्स होता है। और सेकंड लाइन में हम स्प्लेनेक्टोमी करेंगे क्योंकि बाइट सेल से बचाना है, तो 25% ये भी रिस्पॉन्स करती है। और थर्ड लाइन में हम इम्यूनोसप्रेसेंट दे सकते हैं। ठीक है, अब जनाब आते हैं कूल्ड एग्लूटिनियन टाइप की तरफ। ठीक है, कूल्ड एग्लूटिनियन टाइप हमने तो ऑलरेडी पढ़ा कि इसके अंदर IgM एंटीबॉडी है, हमारा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इसके अंदर एक्टिव होता है और एक्स्ट्रावास्कुलर हीमोलाइसिस होती है। ठीक है, और C3 भी बनती है। ठीक है, अब जनाब इसकी टियोलॉजी को देखें तो एक्यूट है और क्रॉनिक है। ठीक है, एक्यूट की मतलब ये है कि यहाँ पर एक एक्यूट डिजीज़ चल रही होगी। एक्यूट इज़ द मोस्ट कॉमन एंड क्रॉनिक आर रेयर। ठीक है, और ये जो एक्यूट होगी वो उन डिजीज़ों के अंदर होता है जो रिकवरी फेज में होगी। ठीक है, अपर रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन हो सकते हैं, लेकिन वो कौन सी अपर रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन, वो जो एप्स्टन बार वायरस से चल रही हो। ठीक है, जिसको हम इन्फेक्शन मोनोन्यूक्लियोसिस भी कहते हैं, जिसके अंदर सोर थ्रोट होती है और हीमोलाइसिस होगी। ठीक है, लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक के इन्फेक्शन में माइकोप्लाज्मा, निमोनिया, हेमोलाइसिस हो सकती है। ठीक है, आप ऑलरेडी जानते हैं कि रिस्पायरेटरी के जितने भी डिजीज़ है ये अक्सर टाइम सर्दी के मौसम में होते हैं ड्यू टू द कूल्ड एग्लूटिनेशन की वजह से। ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स में अगर आप देखें, अच्छा जी क्रॉनिक के बारे में पढ़ते हैं। क्रॉनिक एक प्राइमरी है और प्राइमरी के बारे में यू ऑलरेडी नो दैट इफ देयर इज़ अ प्राइमरी क्लासिफिकेशन इट मींस दैट द कॉज इज़ अननोन। और सेकेंडरी में अगर आप देखें तो CLL क्रॉनिक लिम्फोइड ल्यूकीमिया है। अब जनाब आप ये भी आपके लिए एक मेजर ही पॉइंट है कि CLL या ल्यूकीमिया किस एग्लूटिनियन टाइप के साथ एसोसिएट करती है, तो वो है कूल्ड एग्लूटिनियन टाइप। अगर क्वेश्चन में आए कि कौन सी ल्यूकीमिया कूल्ड एग्लूटिनियन के साथ एसोसिएट करती है, तो आपका जवाब होगा CLL। या कौन सी डिजीज़ CLL के साथ एसोसिएट है, तो आप कहेंगे ऑटोइम्यून हेमोरेटिक एनीमिया। और उसकी कौन सी टाइप, उसकी कूल्ड एग्लूटिनियन टाइप। ठीक है, क्लिनिकल फीचर को पढ़ते हैं जनाब, तो हिस्ट्री में आपको दिया होगा कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन या CLL मौजूद है। ठीक है, पेशेंट एनीमिया, जायंट स्प्लेनोमेगाली के साथ आएगा और फेलर साइनोसिस और रेनॉल्ड फिनोमेना, ये पेरिफेरी से ऑलरेडी हमने पढ़ा। ये जो कूल्ड एंटीबॉडी है ये बनती तो सेंटर के अंदर है, लेकिन काम कहाँ पर करती है, काम पेरिफेरी की ऊपर करती है। ठीक है, अब जनाब इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस के लिए क्या है, कॉम टेस्ट है, लेकिन यहाँ पर क्या है, कॉम टेस्ट का रीजन थोड़ा तब्दील है। ठीक है, कॉम रीजन में क्या है, वहाँ पर हमने रेबिट IgM एंटीबॉडी अगेंस्ट ह्यूमन RBC दी थी, लेकिन यहाँ पर क्या है, ह्यूमन C3 भी है। ये वो कम्प्लीमेंट सिस्टम है जो हमने क्या करती है, ये वो कम्प्लीमेंट सिस्टम है जिसको हमने उधर एक्टिवेट किया था। ठीक है, अब जनाब इसकी ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं, तो एक्यूट में हम क्या देंगे, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट देंगे और पेशेंट को क्या करेंगे, पेशेंट को वार्म रखेंगे। पेशेंट को कहेंगे आप जनाब ग्लव्स पहने, हीटर के साथ बैठे, कंबल ओढ़े और साथ में ठीक है, अब जनाब क्या करें, क्रॉनिक की ट्रीटमेंट करते हैं। तो क्रॉनिक क्या करती है, क्रॉनिक में हम देंगे पेशेंट को स्टेरॉइड और क्या करेंगे, हम क्लोरम्ब्यूसेल देंगे कि क्या है, दैट इज़ एन इम्यून मॉड्यूलेटर है। ठीक है, अब जनाब आते हैं आखिरी में जिस पर हमेशा कभी भी सवाल नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन फिर जब बारिश चढ़ी है तो हम थोड़ा पढ़ लेते हैं क्योंकि ऊपर हमने लिखा था। फिर आप जनाब कहेंगे कि आपने लिखा है और एक्सप्लेन नहीं किया। कूल्ड हीमोलाइसिन टाइप, कूल्ड हीमोलाइसिन टाइप
जिसको हम PCH भी कहते हैं, और इसके अंदर भी IgG एंटीबॉडी इन्वॉल्व है, लेकिन उसके अंदर क्या होती है, FC पोर्शन नहीं होता है। और उसका दूसरा नाम जो है वो है डोनेट लैंडस्ट्रीन एंटीबॉडी। अच्छा जी, रिकवरी पेज ऑफ द वायरल इन्फेक्शन के अंदर होता है। पहले ये कॉन्सेप्ट था कि ये सिर्फ और सिर्फ सेपेलस के अंदर होता है, लेकिन अब रिसर्च बताती है कि ये इन्फ्लुएंजा के साथ भी हो सकती है, मीज़ल्स के साथ भी हो सकती है और मम्प्स के साथ भी हो सकती है। लेकिन ये जनाब अच्छी बात यह है कि दे आर सेल्फ लिमिटिंग और 1 से 2 हफ्ते के अंदर ये खुद ब खुद ठीक हो जाती है। ठीक है, इसकी क्लिनिकल फीचर को अगर देखें तो इनीमिया, जॉन्डिस और डार्क यूरिन होगा, बट दे आर सेल्फ लिमिटिंग, तो किसी भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, किसी भी इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं है जनाब। तो ये हो गई ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम पढ़ेंगे एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। ठीक है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस के बारे में आप ज़रूर जानते होंगे। ये एक इनकम्पेटिबिलिटी ऑफ RH ब्लड ग्रुप है, जिसके अंदर क्या होता है, मदर एंड बेबी के अंदर होता है, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ मैटरनल anti-RH एंटीबॉडी and that antibody is IgG, resulting in intrauterine hemolysis, hemolytic disease of the newborn and hydrocephalus। जनाब, आज आप जानते हैं कि ये एक RH ब्लड ग्रुप की इनकम्पेटिबिलिटी है माँ और बच्चे के दरमियान, जिसके अंदर माँ के ब्लड में anti-RH एंटीबॉडी बनती है IgG, जो प्लेसेंटा को क्रॉस करती है और बच्चे के अंदर इंट्रायूटराइन हेमोलाइसिस क्रॉस करती है, जिसके नतीजे में हेमोरेटिक डिजीज़ ऑफ द न्यूबॉर्न बनती है और हाइड्रोपेटालिस होता है और बच्चा माँ के यूट्रस के अंदर ही मर जाता है। ठीक है, आप जानते हैं जनाब कि AB ब्लड ग्रुप सिस्टम के अंदर 80% लोग जो है वो RH पॉजिटिव है और 20% जो है RH नेगेटिव है। ठीक है, सबसे पहले आते हैं जनाब इसकी पैथोफिजियोलॉजी की तरफ। तो अगर आप जनाब देखें, इफ़ द मदर इज़ RH नेगेटिव, ठीक है, और वो भी कौन सी नेगेटिव, O नेगेटिव वाले, ठीक है, और फादर कौन सा हो, RH पॉजिटिव हो, कोई वाला भी पॉजिटिव हो। ठीक है, और जनाब इस दोनों का बेबी जो प्रोड्यूस हो, मदर के वूम में जो बेबी हो वो क्या हो, बेबी और RH पॉजिटिव। ठीक है, तो क्या होगा, बच्चे को कोई अनइवेंटेबल, कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, कोई मसला बच्चे को नहीं होगा। ठीक है, अब जनाब इस टाइम बच्चे को कोई मसला नहीं होगा। जब भी जनाब होगा, जब भी बच्चा पैदा होगा, ड्यूरिंग बर्थ क्या हो सकता है, व्हेन द प्लेसेंटा इज सेपरेटेड माइन्यूट ब्लड गोज टू द मदर सर्कुलेशन, तो मदर के सर्कुलेशन में अब बेबी से थोड़ा बहुत ब्लड क्या होगा, जाएगा। माँ की ब्लड क्या है, दे आर RH नेगेटिव है और बेबी का है RH पॉजिटिव। जब ये प्लेसेंटा क्रॉस करेगा, जब ये RH एंटीजन मदर के ब्लड में जाएगी तो क्या प्रोड्यूस करेंगे, दे आर anti-RH एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी हो सकता है कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर मौजूद है जो पहले बेबी के अंदर भी ये एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस करवा सकते हैं। ठीक है, ऐसे रिस्क फैक्टर कौन से हैं, डिस्ट्रप्शन ऑफ प्लेसेंटा, अगर ड्यूरिंग यूटराइन लाइफ प्लेसेंटा अपनी जगह से थोड़ी हरकत करे, जिसे हम थ्रेटनिंग एबॉर्शन भी कहते हैं। ठीक है, या आप ऑलरेडी जानते हैं जो APH के नाम से मशहूर है, इंटीपार्टम हेमोरेज, या माँ के अंदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम कोई हेमोरेज हो जाए। या कल हमने पढ़ा था कि क्या कर सकते हैं हम, बीटा थैलेसीमिया में माइनर के लिए बच्चे के सैंपल लेते हैं जिसे क्रोनिक वेलस सैम्पलिंग कहते हैं, या अमनियोटिक फ्लूइड सैम्पलिंग लेंगे तो इसी वजह से भी स्प्रेड हो सकती है। या एक्सटर्नल से पहले क्वर्जन हो, एक्सटर्नल से पहले क्वर्जन के बारे में हम गायनी ऑप्स में पढ़ेंगे, लेकिन आप याद रखिए कि ड्यूरिंग बर्थ जब माल फॉर्मेशन की वजह से गायनोकोलॉजिस्ट क्या करती है, बेबी को रोटेट करती है, उसे कहते हैं एक्सटर्नल से पहले क्वर्जन।
तो इन तमाम कंडीशन रिस्पेक्टर्स के अंदर भी क्या हो सकता है, पहली बर्थ के अंदर, फर्स्ट बर्थ के अंदर भी एरिथ्रोब्लास्टोसिस पेटालिसिस हो सकती है। नॉर्मली आपको एरिथ्रोब्लास्टोसिस पेटालिसिस सेकंड, थर्ड या फोर्थ में मिलेगी, लेकिन इन रिस्पेक्टर की वजह से आपको पहली बेबी के अंदर भी हो सकती है। ठीक है, आप जनाब माँ के अंदर जब क्या हो, RH पॉजिटिव, RH एंटीबॉडीज़ बन गई। ठीक है, अब दोबारा जब ये माँ प्रेग्नेंट होगी, फादर इज़ RH पॉजिटिव एंड मदर इज़ RH नेगेटिव प्लस RH एंटीबॉडीज़ है। ठीक है, जब ये माँ दोबारा क्या करेगी, सेकंड प्रेगनेंसी लेगी। सेकंड प्रेगनेंसी लेगी तो एट 34 वीक, ठीक है, 34 वीक पर क्या होगा, अब जो बेबी की RBC है या माँ के अंदर जो एंटीबॉडीज़ बनी हुई है वो 38 वीक 34 वीक पर बेबी के अंदर आएगी। जब जनाब बेबी के अंदर आएगी तो बेबी की RBC के ऊपर ये एंटीबॉडीज़ बन जाएंगे, जिसे हम कहते हैं अपसोनाइजेशन। और यू ऑलरेडी नो दैट कि इसी अपसोनाइजेशन का एक कातिल मौजूद है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं स्प्लीन। ठीक है, when these RBC IgG coated removed by a baby spleen by अपसोनाइजेशन, तो इसको क्या करेंगे, बेबी का स्प्लीन इसको रिमूव करना शुरू करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, एक्स्ट्रा वास्कुलर हेमोलाइसिस होगा। और क्या होगा, या तो बच्चा माँ के पेट के अंदर ही मर जाएगा, या जब पैदा होगा तो हीमोलाइसिस होगा उसके अंदर ऑन फर्स्ट डे ऑफ लाइफ। ठीक है, दोबारा मैं अगर आपको एक विजन दे दूँ तो सबसे पहले क्या दो, अगर माँ नेगेटिव हो, फादर पॉजिटिव हो, तो RH पॉजिटिव बेबी हो तो अनइवेंचुअल बच्चे को कुछ भी नहीं होगा। जब ये बच्चा पैदा होगा उस वक्त प्लेसेंटा की सेपरेशन के वक्त थोड़ा ब्लड माँ के अंदर जाएगी। ठीक है, जब माँ के अंदर जाएगी तो क्या, जो RH एंटीजन बेबी के अंदर मौजूद है, अब ये माँ की सर्कुलेशन में आ गई, जिसके ख़िलाफ़ RH एंटीबॉडीज़ बनेंगे। और जब माँ दूसरी प्रेगनेंसी लेगी तो 34 वीक पर ये एंटीबॉडी बेबी के अंदर जाएगी, जिसकी वजह से बेबी के अंदर क्या हो सकता है, या तो हाइड्रोफिटोलिस होगा या हेमोलाइसिस एट द फर्स्ट डे ऑफ लाइफ हो सकता है। ठीक है, अब जनाब आते हैं इसकी प्रिवेंशन। इनकी सबसे इम्पोर्टेंट जगह एरिथ्रोब्लास्टोसिस के अंदर ये क्या है, ये प्रिवेंशन है। ठीक है, अब जनाब जब बेबी पैदा हुआ, चाइल्ड बर्थ हुआ, तो आप माँ को 72 आवर के अंदर अंदर क्या देंगे, एंटीबॉडी देंगे। वो कौन सी, 250 इंटरनेशनल यूनिट IM देंगे। ठीक है, अगर कोई रिस्पेक्टर मौजूद हो तो उससे 72 आवर बाद दे सकते हैं। ठीक है, परफॉर्मिंग क्ले हार्ट टेस्ट करेंगे। क्ले हार्ट टेस्ट क्या चीज़ है, आप इस तरह करेंगे कि मदर की ब्लड लेंगे और मदर की ब्लड के अंदर HbF को मालूम करेंगे कि वहाँ से कि बेबी से ही RBC आए है या नहीं है। ठीक है, आप जनाब अगर माँ ने ये, एक तो आपने फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद दी, अगर माँ ने दूसरी प्रेगनेंसी ली तो उसके अंदर जब अगर आपके पास मोर देन 20 वीक प्रेजेंट हुआ है, ठीक है, तो आप देंगे उसको NTD 250 इंटरनेशनल यूनिट IM देंगे। या अगर माँ 20 वीक से बाद आई है तो आप उसको देंगे 500 इंटरनेशनल यूनिट IM देंगे। ठीक है, साथ में आप क्या करेंगे, साथ में आप चेक करेंगे मैटरनल RH एंटीबॉडी टाइटर को। ठीक है, जब आप ये डोज देंगे माँ को, या ये डोज देंगे या ये डोज देंगे, इन डोज़ों के देने के बाद आप क्या करेंगे, मैटरनल RH एंटीबॉडी को टाइटर को चेक करेंगे। ये आप कब चेक करेंगे, 20 से 28 वीक के दरमियान। अगर इस टाइटर की वैल्यू लेस देन 4 आई तो अनलाइकली, मुबारक हो, बच्चे को कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू 4 to 10 इंटरनेशनल यूनिट आई, ठीक है, तो ये अभी हो भी सकता है और हो भी नहीं सकता है, प्लस माइनस वाली बात है, में और में नॉट वाली। ठीक है, इसके लिए आप क्या करेंगे, मॉनिटर वीकली पेल्विस अल्ट्रासाउंड करेंगे और वीकली फीटल हीमोग्लोबिन को आप चेक करेंगे। ठीक है, अब जनाब अगर इसकी वैल्यू, इसकी नॉर्मल वैल्यू 4 to 10 है, ठीक है, अगर जनाब मोर देन 10 आए, जनाब अगर मोर देन 10 आए तो, अगर मोर देन 10 आए तो फिर क्या है, मैंडेटरी है। मैंडेटरी मतलब ये है कि ज़रूरी है, खामखा अभी
बंदे के अंदर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बेबी के अंदर एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिसिस होगी। ठीक है, तो इससे बचने के लिए अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम करेंगे अर्जेंट फीटल अल्ट्रासाउंड करेंगे और हीमोग्लोबिन को मालूम करेंगे। जब हीमोग्लोबिन लेस देन 7 ग्राम पर डेसीलीटर होगा तो हम क्या करेंगे, इंट्रायूटराइन पैक आरबीसी देंगे। ठीक है, ट्रांसफ्यूजन करेंगे और बेबी की हीमोग्लोबिन को मोर देन 8 पर ले जाएंगे। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ, ये बड़ा ही एक एग्जामिनेशन और प्रैक्टिकल पॉइंट के लिए ज़रूरी चीज़ है। जब लेस देन 4 आया तो अनलाइकली यानी बेबी के अंदर कोई डिफेक्ट नहीं होगा। जब 4 और 10 के अंदर होगा तो मे और मे नॉट वाली बात है। ठीक है, वीकली अल्ट्रासाउंड करेंगे और बेबी की हीमोग्लोबिन को मालूम कर देंगे। जब लेस देन 10 है तो फिर मैंडेटरी है, मस्ट है। ठीक है, अर्जेंट क्या करेंगे, अर्जेंट हम पेट अल्ट्रासाउंड करेंगे और बेबी की हीमोग्लोबिन को मालूम करेंगे। इफ़ द बेबी हीमोग्लोबिन इज़ लेस देन 7 ग्राम पर डेसीलीटर तो हम क्या करेंगे, इंट्रायूटराइन में पैक आरबीसी के ट्रांसफ्यूजन करेंगे और बेबी की हीमोग्लोबिन को मोर देन 8 पर ले जाएंगे। ठीक है, अब जनाब आते हैं साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिसिस। ठीक है, जब भी बच्चा पैदा होगा तो एट बर्थ फर्स्ट डे पे आपको क्या मिलेगी, फर्स्ट डे पर आपको हीमोलाइटिक एनीमिया मिलेगा या हीमोलाइसिस मिलेगी, साथ में जॉन्डिस मिलेगा और साथ में आपको स्प्लीनोमेगेली मिलेगी। ठीक है, जॉन्डिस के बारे में आप ये जानते हैं कि ऑन फर्स्ट डे ऑफ ऑलवेज पैथोलॉजिकल। ठीक है, जब भी जॉन्डिस पहले डे पर प्रोड्यूस होगा तो ये क्या होगा, इट विल बी पैथोलॉजिकल। एक होता है फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस इज अल्फा 1 GT ग्लूकोनाइल ट्रांसलोपेज टेक 1 वीक टू मैच्योर आफ्टर बर्थ इन टर्म बेबी एंड 2 वीक इन प्री टर्म बेबी। आपको पता है कि जब भी अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन कंजुगेटेड के अंदर कन्वर्ट होता है तो लीवर के अंदर एक एंजाइम है जिसे हम अल्फा 1 GT कहते हैं। तो ये अल्फा 1 GT जो है ये टर्म बेबी के अंदर तकरीबन 1 वीक लेता है और प्री टर्म बेबी के अंदर 2 वीक लेता है मेच्योर होने के लिए। ठीक है, इट विल, और ये जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है ये क्या करेंगे, इट विल अपीयर ऑन सेकंड डे ऑफ लाइफ, हमेशा सेकंड डे ऑफ लाइफ पर आएगा और एंड इन 1 वीक इन टर्म एंड 2 वीक इन प्री टर्म। और टर्म बेबी के अंदर 1 वीक के अंदर गायब हो जाएगा और प्री टर्म बेबी के अंदर 2 वीक के अंदर गायब हो जाएगा। ठीक है, अब जनाब आते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस के अंदर सबसे ख़तरनाक चीज़ जो है वो क्या है, वो है कर्निक्टेरिस। ठीक है, कर्निक्टेरिस क्या चीज़ है, इट इज़ अ परमानेंट न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है ड्यू टू द स्टेनिंग ऑफ द बेसल गैंग्लिया इन ब्रेन। जब भी ब्रेन के अंदर बेसल गैंग्लिया की स्टेनिंग हो जाती है उससे परमानेंट न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है जिसे हम कहते हैं कर्निक्टेरिस। ठीक है, ये कब होता है, व्हेन द सीरम अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन इज मोर देन 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, जब भी सीरम अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन मोर देन 20 ग्राम पर डेसीलीटर होगा तो कर्निक्टेरिस प्रोड्यूस होगा। इससे जनाब क्या हो सकता है, अल्टर स्टेट ऑफ कॉन्शियस होगा, फिट्स होगा, सीजर होगा और मेंटल रिटार्डेशन होगी। ब्रेन के अंदर जितनी डिफेक्ट्स आती है वो क्या होती है, वो बस हो जाती है, दोबारा उसको फिर आप ठीक नहीं कर सकते। ठीक है, अब जनाब आते हैं इसकी इन्वेस्टिगेशन की तरफ। तो इन्वेस्टिगेशन में आपको हीमोग्लोबिन कम मिलेगा, पेक्सल वॉल्यूम कम मिलेगी, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन ज़्यादा मिलेगी, सीरम एलडीएच ज़्यादा मिलेगा, रेटिकुलोसाइट ज़्यादा मिलेगा। इट मीन्स कि मार्कर ऑफ हेमोलाइसिस आपको ज़्यादा मिलेंगे। जब आप अल्ट्रासाउंड करेंगे तो अल्ट्रासाउंड पे आपको स्प्लीनोमेगेली मिलेगा ऑन फर्स्ट डे ऑफ लाइफ, क्योंकि आपको पता है कि माँ से जो अपसोनाइजेशन आती है उसी अपसोनाइजेशन को बेबी की स्प्लीन ही डिस्ट्रॉय करती है। उसी वजह से स्प्लीन के अंदर क्या होगी, हाइपरट्रोफी होगी और स्प्लीनोमेगेली आपको ऑन फर्स्ट डे ऑफ लाइफ मिलेगा। जब आप एमसीवी करेंगे तो एमसीवी आपको नॉर्मल मिलेगी। मदर की ब्लड ग्रुप करेंगे तो मदर की ब्लड ग्रुप नेगेटिव मिलेगी, फादर की पॉजिटिव मिलेगी और बेबी की भी आपको पॉजिटिव मिलेगी। ठीक है, साथ में आप मैटरनल एंटी-RH टाइटर भी कर सकते हैं। ठीक है, अब जनाब आते हैं इसकी मैनेजमेंट की तरफ। मैनेजमेंट क्या है, हम क्या करेंगे, आरबीसी की ट्रांसफ्यूजन करेंगे और बेबी के हीमोग्लोबिन को मोर देन 8 ग्राम पर डेसीलीटर ले जाएंगे। ठीक है,
अब जनाब असली काम तो क्या है, कनेक्टेरिस से बचाना है। जब बच्चे को कनेक्टेरिस से बचाना है तो उसके लिए हम क्या देंगे, हम पेशेंट को फोटोथेरेपी देंगे। फोटोथेरेपी आपने देखा होगा कि ब्लू लाइट के नीचे बेबी को रखते हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी 420 से लेके 470 नैनोमीटर है। ठीक है, ये ब्लू लाइट क्या करता है, ये जो बेबी की बॉडी के अंदर जो अनकंजुगेटेड टॉक्सिक बिलिरुबिन है, जिसका आइसोमर है 4Z15 या 15Z है, इसको ये फोटो आइसोमराइजेशन के ज़रिए क्या करेंगे, अनकंजुगेटेड नॉन टॉक्सिक बिलिरुबिन या 4Z15E के अंदर कन्वर्ट कर देगा। इट मीन्स कि ये क्या करेंगे, इनसॉल्युबल टॉक्सिक बिलिरुबिन को क्या करेंगे, को सॉल्युबल और इनटॉक्सिक में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इसी के साथ साथ ये एक काम और भी करते हैं, क्या करते हैं, ये लाइट जो है इसी अनकंजुगेटेड टॉक्सिक बिलिरुबिन को वाटर सॉल्युबल प्रोडक्ट में भी कन्वर्ट करते हैं, जैसे बाइपायरोल या बाइलक्रोसिन्स हाइड्रोक्सीरोबिसिन। ये जनाब वो वाटर सॉल्युबल प्रोडक्ट है जो हमारी किडनी से एक्सक्रीट होती है। तो इन शॉर्ट ये क्या करती है, ये ब्लू लाइट हमारी जो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन है, जो टॉक्सिक बिलिरुबिन है, उसको क्या करती है, नॉन टॉक्सिक के अंदर कन्वर्ट करती है, इसको वाटर सॉल्युबल बनाती है ताकि ये बॉडी से एक्सक्रीट हो जाए। ठीक है, अब जनाब आते हैं इंडिकेशन ऑफ फोटोथेरेपी। ये फोटोथेरेपी हम कब कर सकते हैं, व्हेन द सीरम अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन इज लेस देन 5 ग्राम पर डेसीलीटर। जब भी लेस देन 5 ग्राम पर डेसीलीटर होगा तब हम ये कर सकते हैं। अब जनाब अगर किसी पेशेंट में मोर देन 5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है तो फिर क्या करेंगे, हम जनाब फिर करेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, वेनो सेक्शन करेंगे, बेबी से एक तरफ पर ब्लड निकालेंगे और दूसरी तरफ में पेशेंट को ब्लड देंगे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं इस पिक्चर में क्या कर सकते हैं, 3 वे स्टॉप क्लॉक लेते हैं, इसकी एक सिर पर सिरिंज लेते हैं, दूसरे के ब्लड लगाते हैं, नीचे वाटर बैग लगाते हैं। ठीक है, और अम्बलाइकल कैथेटर लगाते हैं, इसी अम्बलाइकल वेन के अंदर इस कैथेटर को डालते हैं, उसी से ब्लड सक करते हैं। पहले हम इससे ब्लड सक करेंगे, वो क्या करेंगे, वाटर बैग के अंदर आएगा और फिर दोबारा हम इसको ब्लड देंगे। ठीक है, हम पेशेंट को क्या देंगे, हम ओ नेगेटिव ब्लड देंगे पेशेंट को, जिसके अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं होगी। पेशेंट की सबसे पहले क्या करेंगे, क्रॉस मैच करेंगे, उसे पहले लगाएंगे। पेशेंट को जनाब 160 ml पर kg ब्लड देंगे। ठीक है, और ब्लड के दरमियान में या ब्लड के बाद हम क्या करेंगे, पेशेंट को कैल्शियम ग्लूकोनेट देंगे हाइपोकैल्सीमिया से बचाने के लिए। ठीक है, अब जनाब पढ़ते हैं अ वेरी इंटरेस्टिंग केस। ठीक है, ये केस मैंने बेसिस ऑफ पेडियाट्रिक्स से उठाई है। ठीक है, ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ये पीडियाट्रिक का, गायनी ऑप्स का और ये यहाँ पर हेमाटोलॉजी का, ये तीनों का बड़ा ही फेवरेट टॉपिक है। ठीक है, A 3-day-old baby present with failure and jaundice at second day of life. Mother first baby did not have jaundice at birth. On clinical investigation, direct comb test is positive. Mother blood group is negative. Is A negative. Baby's blood group is O positive. ठीक है, तो ये आपको पता है कि जब ओ की बात आएगी और मदर की नेगेटिव। रहीम, इससे पहले हमने एरिथ्रोब्लास्टोलिसिस फेटालिस पढ़ा था, अब हम पढ़ते हैं आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया के बारे में आप जनाब ये याद रखें कि अगर क्वेश्चन में या पेपर में एनीमिया के ऊपर से एक ही सवाल आना है तो वो कौन सी होगी, वो होगी आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। क्यों? क्योंकि इट इज़ अ मोस्ट कॉमन हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर वर्ल्ड वाइड, यानी पूरी दुनिया में ये बीमारी पाई जाती है। ठीक है, डेवलप्ड कंट्री जैसे अमेरिका और यूरोप, इन मुल्कों के अंदर फीमेल के अंदर 14% आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया पाई जाती है, जबकि हमारे जैसे मुल्कों के अंदर
फीमेल के अंदर 30% फीमेल के अंदर ये डिज़ीज़ पाई जाती है। और ये कौन सी एज में उसको इफ़ेक्ट करती है? 15 से लेकर 45 तक। इसको हम कहते हैं फीमेल की रिप्रोडक्टिव एज। ये जनाब रिप्रोडक्टिव एज के अंदर फीमेल को इफ़ेक्ट करती है, ठीक है, क्योंकि उनसे मेंसेस होती है और मेंसेस में उसकी आयरन की लॉस होती है, ठीक है। अब जनाब आते हैं टोटल बॉडी आयरन कि हमारे बॉडी के अंदर टोटल आयरन कितना है। तो जनाब मेल के अंदर इट विल प्रेजेंट 6 ग्राम और फीमेल के अंदर ये 2 ग्राम प्रेजेंट होता है, ठीक है जनाब। इस 6 ग्राम का 80% और इस 2 ग्राम का 80%, ठीक है। इसका जो 80% है वो फंक्शनल है और 20% जो है वो हमारे बॉडी के अंदर स्टोर होता है। अब जनाब ये जो 80% जो फंक्शनल है तो इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन इसका ये है कि ये हीमोग्लोबिन बनाता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन आपको पता है कि आरबीसी के अंदर प्रेजेंट है, फ्री फ्लूइड है और क्या करती है? ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी रखता है, ठीक है। इसके बाद मायोग्लोबिन आपको पता है कि ये स्केलेटल मसल के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। और मेटालोप्रोटीज ये क्या है? आयरन कंटेनिंग एंजाइम है, जिस तरह हमने वोन विले ब्रेन फैक्टर के साथ पढ़ा था, ठीक है। तो जनाब 80% आयरन जो है बॉडी का वो फंक्शनल है, वो हेमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन और मेटालोप्रोटीज या आयरन कंटेनिंग एंजाइम बनाते हैं। अब जनाब जो बाकी 20% है, ये 20% क्या है? दे आर इन स्टोर्ड फॉर्म में है, ठीक है। द स्टोर्ड फॉर्म ऑफ आयरन इज कॉल्ड फेराटीन, ठीक है, इसको पेराटीन कहते हैं। पेराटीन किस चीज़ से बना होता है? आयरन और प्रोटीन कॉम्प्लेक्स से बना होता है। और जनाब ये जब फेराटीन की शक्ल में होता है तो ये एक कलरलेस मालिक्यूल होता है। अब जनाब ये जो पेराटीन है ये कहाँ पर प्रेजेंट है? इट इज़ प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। कौन से साइटोप्लाज्म के अंदर? हेपेटोसाइट्स, मोनोसाइट्स, मैक्रोफेज, ठीक है, स्प्लीन और लिम्फ नोड्स एट्सेट्रा और इसके अलावा, ठीक है। तो इन जगहों पे सबसे ज़्यादा पेराटीन जो है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब जनाब आप याद रखिए कि जब भी इन जगहों पर कोई इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन होगी तो इसकी क्या होगी? इसकी लॉस होगी, ठीक है। अब जनाब आप ये एक और नोट बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात लिखी गई है, आप इसको याद कर ले कि इट इज़ एन एक्यूट फेज रिएक्शन। एक्यूट फेज रिएक्शन यू नो दैट इट इज़ अकर इन लीवर, ठीक है। तो जब भी बॉडी के अंदर कोई इन्फ्लेमेशन चल रही होगी या इन्फेक्शन चल रही होगी तो वहाँ से पेराटीन की लॉस ज़्यादा होगी, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है? आपने नेवर सेंड आयरन स्टडी इन एक्टिव इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन। अगर बॉडी के अंदर कोई एक्टिव इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन चल रही है तो आपने किसी को आयरन स्टडी एडवाइस नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि एक्यूट फेज रिएक्शन चल रहा होगा और लीवर से जहाँ क्या होती है, जहाँ पर बॉडी के अंदर WBC ज़्यादा हो रहे हैं, CRP ज़्यादा हो रही है, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट ज़्यादा हो रही है, उसी के साथ क्या होगी? उसी के साथ फेराटीन भी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो आपको पाल्स पॉजिटिव रिपोर्ट मिलेगी, ठीक है। अब जनाब आते हैं हीमोसिड्रिन की तरफ कि ये हीमोसिड्रिन क्या चीज़ है। जब भी जनाब फेराटीन की डिग्रेडेशन होती है, ठीक है, पेराटीन की जब डिग्रेडेशंस होती है लाइसोसोमल एंजाइम के ज़रिए, ठीक है, कौन सा एंजाइम? प्रोटीएज के ज़रिए। तो उसका जो डिग्रेडेटेड फेराटीन है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कि हीमोसिड्रिन, और जिसका कलर फिर भी क्या होता है? येलो इन कलर होता है, ठीक है। इट इज़ अ डिग्रेडेटेड पेराटीन, इट इज़ अ कलरलेस प्रोटीन शेल ऑफ पेराटीन इज डिग्रेडेटेड by lysosomal enzyme which is protease and degraded पेराटीन will become yellow in color, ठीक है। यानी पेराटीन के ऊपर जो लेयर है वो कौन बनाता है? वो हीमोसिड्रिन बनाता है, ठीक है। और जब इसकी ग्रेडेशंस होती है तो डिग्रेड पेराटीन क्या करती है? इट विल बिकम द येलो इन कलर, ठीक है। अब जनाब आते हैं द डेली आयरन लॉस, ठीक है। टोटल हमारे फीमेल के अंदर कितना था? फीमेल के अंदर तकरीबन 2 मिलीग्राम था, मेल के अंदर तकरीबन 6 मिलीग्राम था, ठीक है। अब ये लॉस कितना होता है? तकरीबन फीमेल के अंदर 1 to
2 मिलीग्राम लेस होता है, यानी जितना बॉडी के अंदर है उतना ही लॉस हो रहा है, ठीक है। और मेल के अंदर 0.5 से लेके 1 मिलीग्राम लॉस हो रहा है, यानी मेल के अंदर जो था तकरीबन 6 मिलीग्राम था और अभी जो लॉस हो रहा है वो तकरीबन 1 मिलीग्राम लेस हो रहा है। लेकिन जबकि फ़ीमेल के अंदर तकरीबन कितना था, फ़ीमेल के अंदर 2 मिलीग्राम था और अब लॉस भी तकरीबन 1 से लेके 2 मिलीग्राम हो रहा है, ठीक है। यानी जितना था वो सारा लॉस हो रहा है। अब जनाब आते हैं द मैकेनिज़्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, कि हमारे बॉडी के अंदर जब हम आयरन खाते हैं तो बॉडी के अंदर ये किस तरह एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। मैकेनिज़्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन को अगर आप देखें तो हमारी बॉडी में दो तरह से आयरन आता है, एक हीम आयरन होता है और एक नॉन हीम आयरन। ये जो हीम आयरन है जनाब ये एनिमल सोर्स से आता है, जैसे मीट, एग्स और इन जगहों से आती है, ठीक है। जबकि जनाब नॉन हीम आयरन क्या करती आती है, स्पेनिश से, साग और ये सलाद इन जगहों से आती है, ठीक है। जनाब ये जो हीम आयरन है दे आर सालोबल, ये सालोबल है। और एट साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन, आयरन का जो साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो कौन सी है, वो है ड्यूडेनम। तो जनाब ये क्या होती है, जब भी हमारे पास हीम आयरन आती है सीधा ड्यूडेनम के अंदर क्या होती है, ड्यूडेनम से ब्लड वेसल के अंदर, पोर्टल वेन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है। जबकि जो नॉन हीम आयरन है ये सलाद वगैरह, साग, इन चीज़ों के अंदर प्रेजेंट है, इट इज़ अ इनसॉल्युबल। जबकि हीम आयरन आर सॉल्युबल एंड नॉन हीम आयरन आर इनसॉल्युबल, ठीक है। जब ये इनसॉल्युबल है तो इसको एब्जॉर्ब करने के लिए 3 कैरियर की ज़रूरत है, ठीक है। वो 3 कैरियर ऑलरेडी हमारे जीआई के अंदर प्रेजेंट है। सबसे पहले जो पहला कैरियर है उसे कम कहते हैं ल्यूमिनल म्यूकोसिन, ठीक है। ल्यूमिनल म्यूकोसिन जो है ये हमारे इंटेस्टाइन के ल्यूमन में प्रेजेंट होता है और जब भी नॉन हीम आयरन आता है ये उसको ट्रैप करता है, ठीक है, और आगे ले जाता है। म्यूकोजल इंटीग्रेशन जो है ये कैपिलरी ऑफ द इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है, ये भी उसको डिग्रेड करती है। और फिर साइटोप्लाज्मिक मोवलिफ्रेन, तकरीबन ये तीनों क्या करते हैं, ये तीनों इनसॉल्युबल नॉन हीम आयरन को कन्वर्ट करते हैं सॉल्युबल के अंदर, ठीक है। और वही सॉल्युबल को फिर क्या पर ले जाते हैं, पोर्टल वेन के ज़रिए ले जाते हैं और ब्लड के अंदर दाखिल करते हैं, ठीक है। तो इन शॉर्ट नॉन हीम आयरन आर इनसॉल्युबल, इसको सॉल्युबल बनाने के लिए इन 3 कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत है। जबकि हीम आयरन जो है उसका सोर्स एनिमल सोर्स है और दे आर सॉल्युबल इन आवर बॉडी, ठीक है, और इजीली ब्लड के अंदर ये एंट्री मारते हैं, ठीक है। अब जनाब फैक्ट को पढ़ते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि ओनली 10% ऑफ इंजेस्टेड आयरन एब्जॉर्ब, जितना भी आयरन हमारे बॉडी के अंदर आया है, हुआ वो हीम आयरन हो या नॉन हीम हो, ठीक है, उनकी तकरीबन कितनी 10% हमारे बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। ये जो 10% एब्जॉर्ब होती है, बाकी क्यों नहीं एब्जॉर्ब होती है, ये काम किसका है, तो जनाब ये काम है हेप्सिडीन का। बिकॉज देयर इज़ आयरन रेगुलेटिंग प्रोटीन, और आयरन को बॉडी के अंदर 10% एब्जॉर्ब करना या बॉडी को रेगुलेट करने का काम है जनाब हेप्सिडीन प्रोटीन का, ठीक है। ये हेप्सिडीन प्रोटीन है जो हमारी बॉडी के अंदर मोर देन 10% आयरन को एब्जॉर्ब नहीं करवाती, ठीक है। अब जनाब इस तरह जब आपने देखा कि हेप्सिडीन क्या है, ये एक प्रोटीन है। जब हेप्सिडीन एक प्रोटीन है तो इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन के लिए क्या होती है, इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन इज चेक्ड बाय हेप्सिडीन एज एक्सेसिव प्री आयरन इज टॉक्सिक फॉर द बॉडी ऑर्गन, ठीक है। अब जनाब हेप्सिडीन जब ये 10% से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन नहीं करवाता, उसकी वजह यह है कि फ्री आयरन जो है हमारे बॉडी के लिए क्या है, टॉक्सिक है। तो इस आयरन की टॉक्सिसिटी की वजह से
आयरन की टॉक्सिसिटी से बचाने के लिए हेप्टाडीन क्या करती है, बॉडी में 10% से ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करती। ठीक है, आपने जिस तरह जाना कि हेप्टाडीन क्या है, एक प्रोटीन है, तो इस प्रोटीन को इनकोड करने के लिए एक जीन ज़रूर होगा और वो जीन है HFE जीन। ठीक है, और ये HFE जीन विल प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 6। क्रोमोसोम नंबर 6 के ऊपर क्या है, ये प्रेजेंट है। ठीक है, हेप्टाडीन का काम क्या है, काम ये है कि ये क्या करती है, मोर देन 10% क्या करती है, प्रोटीन की मोर देन 10% आयरन की रीएब्जॉर्प्शन नहीं करता। ठीक है, इसको कंट्रोल करता है, ये आयरन रेगुलेटिंग प्रोटीन है। इसका जो जीन है उसे कहते हैं HFE जीन और वो क्रोमोसोम नंबर 6 के ऊपर प्रेजेंट है। जब भी कोई कॉन्जेनिटल डिजीज़ हो जाए या हेरिडेटरी डिजीज़, दोनों एक ही बात है, जिसकी वजह से क्या हो, क्रोमोसोम नंबर 6 के अंदर डिफेक्ट आ जाए। ठीक है, और उससे क्या हो जाए, HFE जीन डिफेक्ट हो जाए, तो HFE जीन म्यूटेशन की वजह से हेप्टाडीन प्रोटीन प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, मोर देन 10% क्या होगी, आयरन एब्जॉर्ब होगी और बॉडी के अंदर फ्री आयरन आएगी। और फ्री आयरन जब बॉडी के अंदर आएगी तो इसे हमें क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे हीमोक्रोमाटोसिस। ठीक है, ठीक है। अब जनाब ये जो हीमोक्रोमाटोसिस है तो दे आर ऑफ 2 टाइप्स। ठीक है, किस तरह बनती है ये तो हमने जाना। अब ये बॉडी के अंदर ये हमें 2 किस्म की मिल जाती है, एक को हम कहते हैं प्राइमरी और दूसरे को हम कहते हैं सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब ये है कि क्या होती है कि HFE जीन के अंदर ऑन क्रोमोसोम नंबर 6 के अंदर क्या होती है, जेनेटिक डिफेक्ट होती है और ये ड्यू टू ऑटोसोमल रिसेसिव की वजह से, ठीक है, यहाँ पर ये डिफेक्ट हो जाती है। तो उसकी नतीजा क्या होता है, उसका नतीजा ये होता है कि नो हेप्टाडीन्स। ठीक है, और जब हेप्टाडीन नहीं हुआ तो अनचेक्ड आयरन होगा, इट विल एंटर इनटू ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, ब्लड की सर्कुलेशन में जाएगी। जबकि सेकेंडरी के बारे में आप जानते हैं, इट इज़ ड्यू टू रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से, जैसे हमने कहा था थैलेसीमिया बीटा मेजर में हम पेशेंट को क्या करते हैं, बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं और बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से क्या होती है, बॉडी के अंदर हीमोक्रोमाटोसिस होती है और फ्री आयरन बॉडी के अंदर बढ़ती है। ठीक है, जो हार्ट के अंदर डिपॉजिट होती है, लीवर के अंदर डिपॉजिट होती है, उन इंशाल्लाह इसको हम GIT के अंदर और भी डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन इधर ये आयरन के साथ ये पॉइंट ज़रूरी थी। ठीक है, अब जनाब आते हैं व्हाट शुड बी द डेली आयरन इनटेक। ठीक है, हमारा डेली आयरन इनटेक कितना होना चाहिए। जिस तरह हमने पहले देखा कि मेल के अंदर तकरीबन 6 मिलीग्राम तो प्रेजेंट था। ठीक है, लॉस कितनी हो रही थी, लॉस तकरीबन 1 मिलीग्राम डेली लॉस हो रही थी। जबकि फ़ीमेल में हमने देखा कि 2 मिलीग्राम प्रेजेंट था और लॉस कितनी हो रही थी, लॉस 1 से लेके 2 मिलीग्राम लॉस हो रही थी। अब जनाब जो बॉडी के अंदर 6 मिलीग्राम है या 2 मिलीग्राम है, ये कहाँ से आती है। ठीक है, और डेली हमें इसको मेंटेन करने के लिए कितना खुराक ज़रूरी है कि आयरन हम लें। मेल को जनाब चाहिए कि डेली 5 से लेके 10 मिलीग्राम आयरन ले और फीमेल को चाहिए कि डेली 10 से लेके 20 मिलीग्राम आयरन ले। ठीक है, जब जनाब वंस द आयरन रीच इन द ब्लड सर्कुलेशन, जब ये हमारे ब्लड के अंदर दाखिल होती है तो ब्लड के अंदर एक प्रोटीन मौजूद है जिसे हम कहते हैं IBP। ठीक है, आयरन बाइंडिंग प्रोटीन, जिसको हम ट्रांसफरीन के नाम से जानते हैं। ठीक है, जब भी आयरन हमारी बॉडी के अंदर एंट्री मारती है तो सबसे पहले वेलकम करने वाला, रिसेप्शन पर बैठने वाला शख्स कौन है, ट्रांसफरीन है। ठीक है, अब ट्रांसफरीन के बारे में फैक्ट नंबर 1, ओनली 33% ऑफ ट्रांसफरीन इज़ बाउंडेड विद आयरन। जनाब हमारे बॉडी के अंदर 100% ट्रांसफरीन प्रेजेंट है। ये जो 100% की 33% है, ये कहाँ पर है, ये आयरन के साथ बाइंड करती है।
कितना बचा हमारे पास 67%। ये 67% को हम क्या कहते हैं, ये प्री ट्रांसफरिन है, ये इसकी अभी नो बॉन्ड है, ये किसी के साथ किसी बॉन्ड में नहीं है। जब इसके अंदर नो बॉन्ड है तो इसे हम कहते हैं टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी या TIBC। ठीक है, दोबारा इसको सुन ले। 100% ट्रांसफरिन एक प्रोटीन है जो हम हर बाहर से आने वाले आयरन को वेलकम कहता है, रिसेप्शनिस्ट है। ठीक है, ये 100% हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। 33% यानी 1/3। ठीक है, 33% आयरन के साथ बाइंड करता है। बाकी जो 2% है यानी बाकी जो 2/3 पार्ट है, ये क्या होती है, ये आयरन के साथ बाइंड नहीं करती है, जिसे हम प्री ट्रांसफरिन कहते हैं। और इसी फ्री ट्रांसफरिन का नाम है टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी TIBC। ठीक है, अब जनाब ये 33% आयरन के साथ बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो मेल के अंदर टोटल ट्रांसफरिन कितनी है, 35 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, और ये कितने आयरन के साथ बाइंड करती है, ये 17.5 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर के साथ बाइंड करती है। ठीक है, और फीमेल के अंदर जनाब टोटल ट्रांसफरिन जो है वो 300 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर है, और ये तकरीबन 100 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर के साथ ये बाइंड करती है। ठीक है, टोटल ट्रांसफरिन जो है 67% बच जाता है, और जो हमारी टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी बनाता है। ठीक है, अब जनाब आते हैं एटियोलॉजी की तरफ। ठीक है, तो एटियोलॉजी में आप ये याद रखें कि एटियोलॉजी हर एक इंग्रेडिएंट्स की यही है कि या उसकी इनटेक कम होती है या उसकी डिमांड ज़्यादा होती है। ठीक है, या वो बॉडी से ज़्यादा लॉस हो रही है। ठीक है, और या उसकी माल एब्जॉर्प्शन हो रही है या उसकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही। ठीक है, तो जनाब आपको पता है कि ये ज़्यादातर किस चीज़ के अंदर प्रेजेंट है। हमने कहा कि हीम जो है, हीम आयरन, ये एनिमल सोर्स के अंदर है और एनिमल के अंदर मीट के अंदर है। तो एज़ यू नो बेटर कि हमारे जैसे मुल्कों में अभी लोग क्या कर सकते हैं, अभी लोगों को पानी मुयसर नहीं है तो गोश्त कहाँ से आएंगे। इसी रमज़ान में भी तकरीबन 1500 की 1 किलो मिलती है, वो भी सिर्फ हड्डियाँ वाली, तो कैसे गरीब आदमी खाएगा। ठीक है, तो सबसे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट काज जो है वो क्या है, वो है पॉवर्टी, गुर्बत है। ठीक है, दूसरा इन्फेंट के अंदर कमी हो जाती है, क्योंकि इन्फेंट क्या करती है, दूध लेती है और माँ के अंदर ऑलरेडी कम होती है। एल्डरली में, एल्डर पेशेंट में जब एल्डर तो होती है, लेकिन जब बच्चे एल्डर एज तक पहुंच जाते हैं और वहाँ पर जो उनकी बोन की ग्रोथ होती है तो उस टाइम भी उसकी के अंदर कमी बहुत होती है। डिमांड कब बढ़ जाता है, प्रेगनेंसी के अंदर। आपको पता है ऑलरेडी फीमेल इससे सप्रेस हो रही होती है, और जब भी उसके अंदर बेबी आता है उसका और भी डिमांड ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, लैक्टेशन के अंदर जब बेबी को दूध पिलाती है। ठीक है, और ग्रोथ चिल्ड्रन, जब बच्चे क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं, उनके अंदर क्या होती है, डिमांड ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, अब जनाब आते हैं लॉस। बॉडी से लॉस कब होता है, तो द मेजर काज ऑफ आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया इज ब्लड लॉस। ये आप याद रखिए। अगर आपसे एक काज के बारे में कोई पूछ ले कि 1 सेंटेंस में बताओ कि आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया का एक काज क्या है, तो आपका जवाब होगा ब्लड लॉस। ठीक है, अब ब्लड लॉस फीमेल में तो ऑलरेडी आप जानते हैं कि फीमेल के अंदर क्या हो रही है, कि मेंसेस हो रही है। ठीक है, लेकिन मेल के अंदर जो ब्लड लॉस की मेन काज है वो है जेनिटल ट्रैक्ट, और उसको आप मालूम करने के लिए हमने PNH के अंदर भी पढ़ा था। ठीक है, प्रोक्सिमल नोक्टर्नल हेमोचूरिया के बारे में भी हमने पढ़ा था कि इसके लिए हम फिर डिटेल से करेंगे, हेमाप्टेसिस करेंगे, हेमाटेमेसिस को देखेंगे, हेमाचूरिया को देखेंगे, एंडोस्कोपी करेंगे, अकल ब्लड करेंगे। ठीक है, इन तमाम चीज़ों को मालूम करेंगे। माल एब्जॉर्ब सिंड्रोम भी इस तरह सिंड्रोम मौजूद है जो हमारे बॉडी के अंदर आयरन की एब्जॉर्प्शन को कम करते हैं, जैसे सीलिएक स्प्रा, ट्रॉपिकल स्प्रा, वेफल डिजीज़। ठीक है, इन तमाम को हम GIT के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है,
इन्फेक्शन बॉडी के अंदर ऐसे इन्फेक्शन हो सकती है जैसे इन कोलेस्ट्रोमा ड्यूडिनल। आप इस तरह इसके नाम से भी आपको पता चला होगा कि ये ड्यूडिनम को इफेक्ट करता है और ड्यूडिनम इज़ द साइट वेयर द आयरन इज एब्जॉर्ब, ठीक है। या किसी पेशेंट में किसी भी डिजीज़ की वजह से ड्यूडिनम रिसेक्शन हो जाए, सर्जरी के ज़रिए हम इसको कम करें, ठीक है। लेकिन पहले भी मैंने बताया कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट काज ऑफ आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया इज़ ब्लड लॉस, और फीमेल के अंदर मेंसेस और मेल के अंदर जेनिटल ट्रैक्ट, ठीक है। अब जनाब आते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स की तरफ, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स में अगर आप देखें तकरीबन तो ये आपको मिलेगी 15 से लेके 45 ईयर के दरमियान में, क्योंकि ये रिप्रोडक्टिव एज है और इस टाइम में फीमेल की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। इसमें जनाब आपको मिलेगा डिस्निया ऑन एक्सर्शन, ठीक है। डिस्निया ऑन एक्सर्शन पहले भी हमने पढ़ा था कि अगर किसी सिनेरियो में फॉर एग्जांपल आए कि 17 ईयर ओल्ड फीमेल हैज़ प्रेजेंटेड विद डिस्निया ऑन एक्सर्शन, हर CVS सिस्टम इज़ नॉर्मल, हर रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़ नॉर्मल, ठीक है। तो इसका जो मोस्ट कॉमन आंसर क्या है वो है आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, ठीक है। चेस्ट पेन ऑन एक्सर्शन, फैटीग, वीकनेस, मलेज, पाल्पिटेशन, ठीक है। जनाब ऑन एग्जामिनेशन आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा फेलर मिलेगी लोअर कंजक्टिवा के अंदर। तो इस फेलर का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर ज़रूर फेलर होगी, इसका मतलब ये है कि अगर आप इस मोहतरमा की आंखों में देखिए तो यहाँ पर थोड़ी बहुत फेलर मौजूद है, लेकिन सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ब्लड वेजल्स बिल्कुल ही मौजूद नहीं है, ठीक है। आपको बहुत कम नज़र आई है। तो लोअर कंजक्टिवा के अंदर आपको जो ब्लड वेजल्स है वो बहुत कम दिखाई देगी, ठीक है। अब जनाब आते हैं इसकी एसोसिएशन की तरफ, तो ये भी आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया के अंदर सबसे बड़ा MCQs पॉइंट है कि आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया इज़ एसोसिएटेड विद विच सिंड्रोम, दैट इज़ प्लमर विंसन सिंड्रोम। तो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया प्लमर विंसन सिंड्रोम के अंदर क्या होती है, एसोसिएट होती है। तो प्लमर विंसन सिंड्रोम, जिस तरह सिंड्रोम का लफ्ज़ सुनते ही आपके जहन में यह होगा कि यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स की साइन सिम्टम्स होगी, जैसे डिस्पेजिया, ठीक है। डिस्पेजिया होगा पेशेंट के अंदर। डिस्पेजिया मींस डिफ़िकल्टी इन स्वालोइंग, ठीक है। स्वालोइंग के अंदर क्या होगी, डिफ़िकल्टी हो रही है, और जो हमारा एसोफेगस होगा वो वेब की तरह होगा, ठीक है। आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया होगी और जनाब स्टोमाटाइटिस होगा, ओरल कैविटी के अंदर इन्फ्लेमेशन होगी, और ग्लोसाइटिस होगी, द इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग होगा, ठीक है। अब जनाब आते हैं एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन की तरफ। अ 37 ईयर ओल्ड फीमेल प्रेजेंट विद डिस्पेजिया, डिफिकल्टी इन swallowing, एग्जामिनेशन रिवील पेलर इन एट्रोपी ऑफ टंग पेपिला, ठीक है। तो ये द पेशेंट इज मोस्ट लाइकली सफरिंग फ्रॉम प्लमर विंसन सिंड्रोम, ठीक है। प्लमर विंसन सिंड्रोम, इसका दूसरा नाम जो है वो है पेटरसन ब्राउन केली सिंड्रोम, ठीक है। तो अगर किसी और जगह पर इसका नाम इस तरह आए तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। प्लमर विंसन सिंड्रोम इज़ एसोसिएटेड विद आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, जिसके अंदर डिस्पेजिया एंड स्टोमाटाइटिस ग्लोसाइटिस होते हैं, ठीक है। और इसका दूसरा नाम जो है वो है पेटरसन ब्राउन केली सिंड्रोम, ठीक है। अब जनाब आयरन का एक काम तो ये है कि ये हेमोग्लोबिन बनाता है, ठीक है। दूसरा काम ये है कि ये मायोग्लोबिन बनाता है, ठीक है। तीसरा काम ये है कि ये क्या करता है कि ये एंजाइम्स की बनाने में हेल्प करता है। अब जनाब इसके अलावा आयरन का काम क्या है, आयरन का काम ये है इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ म्यूकोजा ऑफ ह्यूमन बॉडी। हमारे बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर जितने म्यूकोजाज है उन म्यूकोजा को मेंटेन कर रखने के लिए क्या ज़रूरत है, आयरन ज़रूरी है। और इसके साथ साथ एक चीज़ और भी बहुत ज़रूरी है विच इज़ नाउन एज विटामिन C, ठीक है। Degradation esophageal mucosa will lead to the formation of degenerative mucosal web। जब हमारे एसोफेगस के अंदर जो म्यूकोज़ा है बार बार उसकी डिजेनरेशन होगी, और आयरन की कमी की वजह से उसकी ये म्यूकोज़ा दोबारा इसकी रीजनरेशन नहीं होगी, तो रिजल्ट में क्या होगा, जो
इसोफेजियल म्यूकोजा है उसकी डीजनरेशन होगी और इसोफेगस विल बिकम इन वेव शेप। ठीक है। ऑन एग्ज़ामिनेशन पे आपको क्या मिलेगा, हमें ऑन एग्ज़ामिनेशन पे रॉबिन्सन सिंड्रोम के अंदर क्या मिलेगी, काइलोनेकिया मिलेगा। काइलोनेकिया क्या चीज़ है, इट इज़ अ स्पाउन लाइक नेल्स। ठीक है, स्पाउन लाइक नेल्स आप इस देख सकते हैं इस पिक्चर के अंदर, तो आपको काइलोनेकिया मिलेगा। ठीक है, डीजनरेशन ऑफ म्यूकोजा ऑफ वेन की वजह से। ठीक है। अब जनाब आते हैं आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया के इन्वेस्टिगेशन की तरफ। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप उसूल तो जानते हैं, लेकिन सबसे पहले जनाब हम करेंगे CBC को। ठीक है, CBC में हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट स्टेप के अंदर हेमोग्लोबिन कम मिलेगा और पेक सेल वॉल्यूम कम मिलेगी। सेकंड स्टेप पर जाएंगे तो हमें मिलेगी MCV। MCV कैसे मिलेगी, लेस देन 76 फेम्टोलीटर मिलेगी, यानी माइक्रोसिटिक मिलेगी। ठीक है, जब हम जनाब पेरिफेरल स्मीयर करेंगे तो पेरिफेरल स्मीयर पे हमें मिलेगी माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक RBCs मिलेगी। ठीक है, साथ में एनोसाइटोसिस होगा या काइलोसाइटोसिस होगा, यानी RBC की डिफरेंट साइज़ होगी और डिफरेंट शेप होगी, जिस तरह आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, और आप फेलर भी देख सकते हैं। और साथ में हम पेशेंट की RDW वो भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, और साथ में पेशेंट की रेटिकुलोसाइट काउंट भी ज़्यादा होगी। ठीक है। अब जनाब जो इन्वेस्टिगेशन आप चॉइस है फॉर द आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, वो क्या है, आयरन स्टडी है। और आयरन स्टडी हमने कब नहीं करना है, जब बॉडी में कोई एक्टिव इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन चल रहा होगा। ठीक है, तो आयरन स्टडी जब करेंगे तो आयरन स्टडी पर जनाब हमें क्या मिलेगा, आयरन स्टडी पर हम मिलेंगे सीरम आयरन हमें कम मिलेगी, सीरम पेराटीन कम मिलेगा, और टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी क्या मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी। क्यों ज़्यादा मिलेगी, यू नो बेटर। ठीक है, सीरम सॉल्युबल ट्रांसफेरेंस रिसेप्टर, ये भी एक मॉलिक्यूलर टेस्ट है, मेजॉरिटी टाइम यूजुअल तो नहीं होता है, लेकिन बुक के अंदर लिखा गया था। ठीक है, इंटरप्रिटेशन ऑफ आयरन स्टडी। ठीक है, ये मैंने फर्स्ट एड से उठाई है। आप इधर देख सकते हैं कि आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया के अंदर आयरन स्टडी हमें क्या बताएगी, हमें बताएगी जनाब कि सीरम आयरन कम होगा, ट्रांसफेरिन और आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी, फेरेटिन कम होगा, और परसेंटेज ऑफ ट्रांसफेरिन सैचुरेशन क्या होगी, कम होगी। क्रॉनिक डिजीज़ के अंदर जनाब क्या होगा, सीरम आयरन कम होगी, TIBC टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी कम होगी, और पेराटीन क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, हीमोक्रोमाटोसिस के अंदर जनाब क्या होगा, आयरन ओवरलोड कंडीशन में क्या होगा, सीरम आयरन ज़्यादा होगी, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी कम होगी, और पेराटीन भी ज़्यादा होगा। ठीक है, प्रेगनेंसी या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ के अंदर क्या होगी, सीरम आयरन नॉर्मल होगी, TIBC ज़्यादा होगी, फेरेटिन नॉर्मल होगी, और ट्रांसफेरिन परसेंटेज भी कम होगी। ठीक है, तो ये जनाब इंटरप्रिटेशन ऑफ आयरन स्टडी इन डिफरेंट डिजीज़ हो गई। ठीक है, अब जनाब आते हैं इसके ट्रीटमेंट की तरफ। ठीक है, तो ट्रीटमेंट की दो ही सूरतें हैं, माइल्ड टू मॉडरेट और सेवियर। सेवियर आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया किसे कहते हैं, सेवियर आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया इसे कहते हैं जब भी हेमोग्लोबिन लेस देन 2 ग्राम पर डेसीलीटर हो जाए। ठीक है, तो इसका तो एक ही हल है, हम पेशेंट को क्या देंगे, पेक RBC देंगे। ठीक है, पेक RBC के अंदर हम क्या करें, ट्रांसफ्यूजन करेंगे पेशेंट की, और हमारा गोल क्या होगा कि द पेशेंट हीमोग्लोबिन विल बी मोर देन 8 ग्राम पर डेसीलीटर, जब भी 8 तक पहुंच जाएंगे फिर हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं करेंगे। माइल्ड टू मॉडरेट के अंदर जनाब आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया की हेमोग्लोबिन मोर देन 7 ग्राम पर डेसीलीटर या होगी या आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर किया होगा। ठीक है, अब जनाब हम क्या देंगे, आयरन सप्लीमेंट देंगे। आयरन सप्लीमेंट हम दो तरीक़ों से दे सकते हैं, एक ओरल और एक इंजेक्टेबल। ठीक है, अब जनाब ओरल हम क्या देंगे, फेरस सल्फेट देंगे। ठीक है, जो बाज़ार में एब्रेट के नाम से मशहूर है, और इसके साथ फोलिक एसिड भी मिल गई है, तो एब्रेट फॉलेट जो है। ठीक है,
इसके अंदर जनाब 200 मिलीग्राम टेबलेट है और हम इसको TDS देते हैं, ठीक है। यानी जनाब 1 टेबलेट के अंदर कितनी है, 200 मिलीग्राम मौजूद है, ठीक है। 200 मिलीग्राम मौजूद है, लेकिन ये जो 200 मिलीग्राम है सारा तो ये नहीं है, ठीक है। सारा क्या है जनाब, सारा ये है कि आयरन की 1 टेबलेट के अंदर क्या हो जी है, 60 मिलीग्राम क्या होती है, आयरन होती है, और बाकी जो 140 है वो क्या है, दे आर सल्फेट, ठीक है। तो जनाब अगर एक टेबलेट को दिन में 3 TDS टाइम खा रही है तो इससे तकरीबन 180 मिलीग्राम आएगी, और उसी 80 मिलीग्राम का 10% ही सिर्फ हमारे बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा, एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। अब जनाब इसकी एक और ड्रग भी बाज़ार में मौजूद है जिसे फेरस ग्लूकोनेट कहते हैं, जो सिंगोबायान के नाम से मशहूर है, जिसकी 8 टेबलेट के अंदर 325 मिलीग्राम है, जो हम BD डोज पे दे रहे हैं। बज़ाहिर तो इसका डोज ज़्यादा है, लेकिन इसका जो 1 टेबलेट है उसके अंदर तकरीबन सिर्फ 35 मिलीग्राम आयरन मौजूद है, ठीक है जनाब। जब हम ये तमाम चीज़ें पेशेंट को देंगे तो इसका रिस्पॉन्स क्या होगा, इस ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्स कितने टाइम में होगा, कैसे होगा। हेमोग्लोबिन जो है 1 ग्राम पर डेसीलीटर एक हफ्ते में बढ़ेगा, ठीक है। यानी हर हफ्ते के लिहाज से क्या होगा, 1 ग्राम बढ़ेगा, ठीक है। और इसको नॉर्मलाइज होने में तकरीबन 1 महीने का टाइम दरकार होगा, ठीक है। पेशेंट क्या करेंगे, मेजॉरिटी टाइम में ये मसला है कि अगर आप किसी पेशेंट को एडवाइस करें और वो अपने 1 मंथ के बाद अपनी हीमोग्लोबिन को चेक करे और उसका हीमोग्लोबिन अभी नॉर्मल रेंज के करीब है या नॉर्मल रेंज में है, तो फिर वो उसको छोड़ देता है, ठीक है। तो आपने अपनी सल्तनत में ये काम हरगिज़ नहीं होना है। आप क्या करेंगे, आप कंटिन्यू करेंगे 3 to 6 मंथ पेशेंट खाएगा, ठीक है, और क्या करेगा, और इस तरह ही उसके बॉडी की स्टोर्स को मेंटेन करेगा, फेरेटिन को मेंटेन करेगा, ठीक है। इसके अलावा जनाब जैसे पहले हमने कहा इंजेक्टेबल भी मौजूद है, इंजेक्टेबल आते हैं आयरन सर्बिटोल कम्प्लेक्स के नाम से, ठीक है। ये दोनों आते हैं, आयरन और सर्बिटोल कम्प्लेक्स इकट्ठे 1.5 मिलीग्राम पर kg IV हम देते हैं। इंडिकेशन इसकी ये है कि जनाब अगर किसी पेशेंट में पेप्टिक अल्सर चल रही है या कोई और डिज़ीज़ चल रही है, जट चल रही है, इसकी वजह से पेशेंट आयरन नहीं खा सकता, ठीक है। औरन की कैन नॉट टॉलरेट आयरन ओरली, तो दिन हम क्या करेंगे, हम उसको इंजेक्टेबल एडवाइस करेंगे। या किसी पेशेंट में हमें क्या चाहिए, रैपिड आयरन रिप्लेसमेंट चाहिए, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, पेशेंट को इंजेक्टेबल एडवाइस करेंगे। तो जनाब इट इज़ अ कंप्लीट स्टोरी ऑफ आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। रहमान रहीम, आप जनाब पढ़ते हैं साइटोप्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। इससे पहले हमने आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया पढ़ा। आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में हमने ये पढ़ा कि बॉडी के अंदर आयरन की कमी हो जाती है, ठीक है। तो इसी वजह से जो डिज़ीज़ प्रोड्यूस होते हैं उसे हम कहते हैं आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। लेकिन साइटोप्लास्टिक एनीमिया इस तरह नहीं है। साइटोप्लास्टिक ये ग्रीक वर्ड है जिसकी मानी है आयरन इन एरेथ्रोब्लास्ट, ठीक है। इसमें इस डिज़ीज़ के अंदर बॉडी के अंदर आयरन तो होती है, मगर वो आयरन आगे जाके हमारी हीमोग्लोबिन सिंथेसिस में रोल नहीं अदा करती, ठीक है। तो इसकी डिफिनीशन कुछ इस तरह है कि इट इज़ ए डिसएरिथ्रोपोइसिस रिजल्टिंग फ्रॉम इनएबिलिटी टू यूटिलाइज आयरन फ्रॉम हीम सिंथेसिस, ठीक है। तो इससे के अंदर हीम की सिंथेसिस नहीं होती। इसकी इटियोलॉजी अगर आपको देखें तो इसके अंदर 2 किस्म की इटियोलॉजीज है, कि कंजेनिटल और एक है एक्वायर्ड। कंजेनिटल जनाब है एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज़, तो इसका मतलब ये है कि इट विल प्रेजेंटेड इनटू अ मेल, ठीक है। और इसके अंदर कौन सी डिफेक्ट होगी, कंजेनिटली फीरोसेराटेज एंजाइम डिफेक्ट होगा, फीरोसेराटेज एंजाइम की डिफेक्ट होगी, जिसकी वजह से क्या होगी, जिसकी वजह से साइटोप्लास्ट बनेगा। और ये जो आयरन है ये क्या होगी, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डिपॉजिट होगी, ठीक है, जिससे रिंग साइटोप्लास्ट बनेंगे। अब जनाब इसकी जो एक्वायर्ड एटियोलॉजी है
उसमें जो मेजर विटामिन है वो है विटामिन B6 की डिफिशिएंसी, जिसे हम पायरोडोक्सिन भी कहते हैं। अब आप ऑलरेडी जानते हैं कि किसी पेशेंट में अगर क्या हो रही हो, एंटी ट्यूबिकुलर ड्रग ले रहा हो जैसे आइसोनियाज़िड, तो आइसोनियाज़िड विल लीड टू विटामिन B6 डिफिशिएंसी। अगर कोई पेशेंट अल्कोहलिक है तो उसके अंदर विटामिन B6 डिफिशिएंसी है, ठीक है। अगर एक ऐसी ड्रग खा रहा है तो उसकी वजह से विटामिन B6 की डिफिशिएंसी बॉडी के अंदर हो सकती है, और विच विल लीड टू द डिफिशिएंसी ऑफ पीरोसेरेटेज एंजाइम डिफेक्ट एंड विल लीड टू रिंग साइड्रोब्लास्ट, ठीक है। अब जनाब लीड पॉइजनिंग की वजह से सिड्रोब्लास्ट एनीमिया हो सकता है, ल्यूकीमिया की वजह से हो सकता है, और सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस और रोमाटॉइड अर्थराइटिस की वजह से हो सकती है। तो ये क्या है, दे आर एक्वायर्ड काजेस, ठीक है। अब जनाब आते हैं इसके रिस्क फैक्टर की क्लिनिकल फीचर्स की तरफ। तो क्लिनिकल फीचर्स में आपको सबसे पहले रिस्क फैक्टर दिया होगा, आपको ये कि आप 25-year-old मेल इज टेकिंग आइसोनियाज़िड एंटीट्यूबिकुलर ड्रग आर सफरिंग फ्रॉम SLE आर सफरिंग फ्रॉम रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ठीक है। तो रिस्क फैक्टर से आपको सबसे पहले हिस्ट्री दी गई, उसके बाद फिर एनीमिया के साइन सिम्टम जैसे फेलियर होगा, फैटीग होगी, मलेज होगा, डिस्नी ऑन एक्सर्शन होगी, ठीक है, चेस्ट पेन ऑन एक्सर्शन होगा, ये चीज़ें आपको दी गई होगी, ठीक है। जब सबसे पहले आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो आपको मिलेगी हेमोग्लोबिन आपको कम मिलेगी, पेक्सल वॉल्यूम कम मिलेगा। उसके बाद जब आप MCV की तरफ जाएंगे तो MCV आपको कम मिलेगा, लेस देन 76 फेमटोलीटर मिलेगी, ठीक है। माइक्रोसिटिक एनीमिया है, तो माइक्रोसिटिक एनीमिया के लिए हम जानते हैं कि इसकी 3 ही डिफरेंशियल डायग्नोसिस है। एक है थैलेसीमिया, एक है आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, और दूसरा है साइड्रोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। तो जब आप देखेंगे तो CBC पर आपको एक और चीज़ मिलेगी, इंक्रीज RDW, ठीक है, रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विथ आपके पास क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब जनाब आएंगे पेरिफेरल स्मेयर के बारे में। जब पेरिफेरल स्मेयर आप देखेंगे तो माइक्रोसिटिक RBCs भी आपको मिल सकते हैं और मैक्रोसिटिक भी आपको मिल सकते हैं, ठीक है। जिसके अंदर हीमोग्लोबिन होगा वो मैक्रो हो जाएंगे, जिसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होगा वो माइक्रो हो जाएंगे, ठीक है। अब जनाब इसके बाद हम क्या करेंगे, आयरन स्टडी करेंगे। किस चीज़ के लिए, टू रूल आउट आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया के लिए, ठीक है। और आयरन डिफिशिएंसी जब रूल आउट होगी तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस पे आएंगे, और इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस में हम बोन मैरो बायोप्सी करेंगे, ठीक है। और जब बोन मैरो की बायोप्सी करेंगे तो बोन मैरो के अंदर क्या हमें क्या रिंग साइड्रोब्लास्ट मिलेंगे, ठीक है। इधर भी आप देख सकते हैं, इस तरह साइड्रोब्लास्ट आप मिलेंगे, या इधर आप देख ले तो आपको रिंग साइड्रोब्लास्ट मिलेंगे, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या करेंगे, ट्रीटमेंट जनाब ट्रीटमेंट इसकी काज है, जो भी काज है उसको ट्रीट करेंगे, और साथ में जो विटामिन B6 की कमी है उसको पूरा करेंगे। और कोई ड्रग अगर ले रहा है आइसोनियाज़िड या अल्कोहल तो उसको क्विट करेंगे, ठीक है। ये साइड्रोब्लास्टिक एनीमिया थी, इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर इस एग्ज़ाम के लिहाज से इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हेमाटोलॉजी के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एक रहमान रहीम। अब हम पढ़ेंगे एप्लास्टिक एनीमिया। एप्लास्टिक एनीमिया में आप जानते हैं कि इसके अंदर होगी पैनसाइटोपेनिया। पैनसाइटोपेनिया का मतलब ये है कि RBC भी कम होगी, WBC और प्लेटलेट्स भी कम होंगे, ठीक है, रिजल्टिंग फ्रॉम द रिड्यूस प्रोलिफरेशन ऑफ माइलॉइड स्टेम सीरीज़। माइलॉइड स्टेम सीरीज़ जो बोन मैरो से जो सेल्स बनते आ रहे हैं वो सारे हमें डिक्रीज मिलेंगे, ठीक है। इसकी टियोलॉजी को अगर हम देखें तो ये कॉन्जेनिटल भी हो सकती है और एक्वायर्ड भी हो सकती है। कॉन्जेनिटल में हमारे पास क्या है, दे आर इन रेयर, ठीक है। और उसमें जो डिजीज़ शामिल है उसे कहते हैं पेनकोनस एनीमिया या पेनकोनस सिंड्रोम। पेनकोनस एनीमिया हमने रीनल सिस्टम के अंदर स्मॉल साइज किडनी के साथ भी पढ़ा था, ठीक है, और हमने PCT की डिजीज़ के अंदर भी पढ़ा था, ठीक है। तो पेनकोनस एनीमिया के अंदर क्या होती है, देयर इज़ अ जेनेटिकल डिफेक्ट ऑफ द 4 जीन, जिसके नतीजे में एप्लेजिया ऑफ बोन मैरो होता है,
जिसकी वजह से एप्लेजिया ऑफ ऑर्गन लाइक किडनी लाइक स्पीन होता है। और पेशेंट के अंदर क्या होती है, द एब्सेंस ऑफ रेडियस बोन, ठीक है, ये होते हैं। तो अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें ये कहा गया हो कि पेशेंट के अंदर पेनसाइटोपिनिया है और स्मॉल साइज किडनी है, नो स्प्लीन की एप्लेजिया है और ऑन एग्जामिनेशन रेडियस बोन आर एब्सेंस, तो सवाल जवाब का जवाब होगा पेनकोनस एनीमिया, ठीक है। तो पेनकोनस एनीमिया इज़ अ कंजेनिटल काज ऑफ ए प्लास्टिक एनीमिया। अब जनाब आते हैं इसकी एक्वायर्ड काजेस की तरफ, ठीक है। तो एक्वायर्ड में जनाब सबसे जो कॉमन है वो है एक्वायर्ड, ठीक है। इसके अंदर ड्रग्स और टॉक्सिन शामिल है। जनाब ये जो ड्रग और टॉक्सिन है ये डोज डिपेंडेंट भी काज कर सकते हैं, यानी इसकी डोज जब बढ़ाए तो ये एप्लास्टिक एनीमिया काज कर सकते हैं, या आइडियोसिनक्रेटिक भी काज कर सकते हैं। आइडियोसिनक्रेटिक किसे कहते हैं, सडन अनएक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट ऑफ द ड्रग इवन विद इन मिनिमल डोज। मिनिमल डोज पर भी ड्रग अगर अपना साइड इफेक्ट जाहिर करे तो इसे कहते हैं आइडियोसिनक्रेटिक, ठीक है। तो ये जो ड्रग है जनाब ये आइडियोसिनक्रेटिक पर भी काज कर सकते हैं और डोज डिपेंडेंट पर का डोज डिपेंडेंट पर जनाब क्या कौन से ड्रग काज कर सकते हैं, जैसे क्लोरमपेनिकाल। क्लोरमपेनिकाल इज़ नोटोरियस टू काज ए प्लास्टिक एनीमिया। एंड क्लोरमपेनिकाल के बारे में आप ये याद रखें कि दुनिया में शायद आज तक ही क्लोरमपेनिकाल जैसा तगड़ा ड्रग पैदा नहीं हुआ, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जब भी क्लोरमपेनिकाल डिस्कवर हुई तो ये किस चीज़ का कातिल था, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का कातिल था। सबसे ज़्यादा जो मसले काज कर सकते हैं और सीरियस डिजीज़ काज करने वाले ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को किल करने वाला जो ड्रग था वो क्लोरमपेनिकाल था। लेकिन मसला ये हुआ, सबसे स्ट्रॉन्ग ड्रग था, लेकिन मसला ये हुआ कि 50% लोगों के अंदर क्या हुआ, ए प्लास्टिक एनीमिया प्रोड्यूस हो गई, ठीक है। और सबसे बड़ी जो बड़ी साइड इफ़ेक्ट ये हुई कि इवन आई ड्रॉप के अंदर कितनी होगी, बड़ी ही माइन्यूट किस्म की होगी, लेकिन आई ड्रॉप के साथ भी क्या हुई, ए प्लास्टिक एनीमिया प्रोड्यूस हो गई। तो इसी वजह से क्लोरमपेनिकाल को बंद किया गया, ठीक है। तो क्लोरमपेनिकाल क्या कर सकती है, ये प्लास्टिक एनीमिया काज कर सकती है। इसकी दूसरे नंबर पर एंटी मेटाबोलाइट्स अल्कलाइटिक एजेंट्स और बेंजीन टॉक्सिन जो चमड़े के कारखानों में होती है, ठीक है, चमड़े में होती है। इसका पेशेंट जब आएगा तो उसकी हिस्ट्री चमड़े के कारखाने में काम करने की होगी, और आर्सेनिक, ठीक है। अब जो आइडियोसिनक्रेटिक है ये भी क्लोरमपेनिकाल हो सकती है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोप्रोमाइड, आर्सेनिक, इंसेक्टिसाइड, ऑर्गेनिक फॉस्फेट सब्सटेंस। तो ये जनाब ये तमाम ये काम कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जनाब वायरस भी ये काम कर सकते हैं, ठीक है, जैसे एप्स्टन बार वायरस, साइटोमेगेलो वायरस, HIV वायरस और पारो वायरस, ठीक है। तो पारो वायरस अगर ए प्लास्टिक एनीमिया कर सकता है तो इससे पहले क्या होना चाहिए, सेकल सेल एनीमिया होना चाहिए या हेरेडिटरी स्पीरोसाइटोसिस होना चाहिए, ठीक है। जब ये इन दोनों इन्फेक्शन के अंदर जब भी पारो वायरस B19 आएगा इट विल लीड टू ए प्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। आपने इधर ये पॉइंट लिखना है और अपने साथ याद रखना है। रेडिएशन में जनाब एक्सरेस हो सकते हैं, आयोनाइज अल्ट्रावायलेट हो सकती है, इंफ्रारेड हो सकते हैं। ये एक्सरे ए प्लास्टिक एनीमिया काज कर सकते हैं, और जनाब आइडियोपैथिक भी हो सकती है। अब जनाब स्पेक्ट्रम एक निमोनिक दिया है कि कैन नॉट मेक न्यू ब्लड सेल प्रॉपरली, ठीक है। कार्बामेज़ापिन्स, मेथामिजोल, इनसेड, बेंजीन, क्लोरमपेनिकाल एंड प्रोपाइल थायोयूरासिल, ये वो ड्रग है जो ए प्लास्टिक एनीमिया काज कर सकते हैं, ठीक है। अब जनाब आते हैं इसकी पैथोजेनेसिस की तरफ। तो पैथोजेनेसिस आपको ऑलरेडी मालूम है कि इसको कौन काज कर सकता है, ड्रग काज कर सकती है, वायरस कर सकती है, रेडिएशन कर सकती है। जनाब ये तमाम एटियोलॉजी फैक्टर क्या करेंगे, माइलॉइड सेल पर आके हमला करेंगे। जब ये तमाम चीज़ ये माइलॉइड सेल के ऊपर हमला करेंगे तो माइलॉइड सेल के अंदर जो जीन है, जीन के अंदर डिफेक्ट करेंगे। जब भी जनाब जीन के अंदर डिफेक्ट होगा तो यहाँ पर जो प्रोटीन है उसकी माल फॉर्मेशन होगी, ठीक है।
जब भी जीन के अंदर अल्ट्रेशन आएगी तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है क्या करेगा, बॉडी के अंदर जितने प्रोटीन है उस प्रोटीन के ख़िलाफ़ अभी इम्यूनिटी स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जनाब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स आएंगे, जैसे मैक्रोफेज से मोनोसाइट्स ही आएंगे और सबसे इस एंटीजन को पकड़ेंगे, सीधा ले जाएंगे जनाब बादशाह सलामत के साथ में। जब बादशाह सलामत क्या करेगा, इसके ख़िलाफ़ TNF अल्फ़ा और इंटरफ्यूरॉन गेमा को रिलीज़ करेगा। जनाब ये TNF अल्फ़ा और इंटरफ्यूरॉन गेमा सीधे आए, साइटोकाइंस है आपको पता है, सीधे आएंगे और माइलॉइड सेल के ऊपर अटैक करेंगे। और जब माइलॉइड सेल के ऊपर अटैक होगा तो यहाँ पर क्या होगी, सप्रेशन एंड रिडक्शन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ RBCs, प्लेटलेट्स, WBC एंड पैनसाइटोपेनिया। WBC में आपको पता है कि माइलॉइड सेल से न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल ये चीज़ें बनते हैं, तो इसकी भी डिक्रीजमेंट होगी। ठीक है, अब जनाब आते हैं क्लिनिकल फ़ीचर के ऊपर। तो क्लिनिकल फ़ीचर में पीक में एज में आपको 10 × 25 ईयर्स में मिलेगी और मेल इंटू फीमेल रेशो आर सेम, और साथ में आपको रिस्पेक्टर मिलेगी जैसे ड्रग की, वायरस की और किसी की हिस्ट्री होगी। ठीक है, अब जनाब जब RBC कम होंगे तो एनीमिया होगा, जब प्लेटलेट होंगे तो ब्लीडिंग टेंडेंसी होगी, WBC कम होगी तो रिपीटेड इन्फेक्शन होगी। ठीक है, अब आते हैं जनाब सवाल के ऊपर। A 17-year-old boy presented with worsening anemia, bleeding tendency and recurrent chest infection। ठीक है, RBC कम है, प्लेटलेट्स कम है और WBC कम है। तो ये सवाल पैनसाइटोपेनिया का है, एप्लास्टिक एनीमिया का नहीं है। आपने सबसे पहले पैनसाइटोपेनिया को सेलेक्ट करना होगा, एप्लास्टिक एनीमिया को नहीं। ठीक है, अब जनाब पैनसाइटोपेनिया की 4 ही डिफरेंशियल डायग्नोसिस है। ठीक है, पैनसाइटोपेनिया अगर आपके सामने आए तो इसकी 4 डिफरेंशियल डायग्नोसिस है। एक है एप्लास्टिक एनीमिया, दूसरी हो सकती है मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया, तीसरी हाइपरस्प्लिनिज्म और चौथी ल्यूकीमिया। ठीक है, तो इन तमाम डिजीज़ के अंदर पैनसाइटोपेनिया हो सकती है। अब इन तमाम डिजीज़ से हमें एप्लास्टिक एनीमिया को किस तरह निकालना है, इस तरह निकालना है, पैनसाइटोपेनिया विदाउट स्प्लीनोमेगेली इज़ एप्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, आसान तरीक़ा ये है, हम अल्ट्रासाउंड करेंगे, अल्ट्रासाउंड पर देखेंगे कि इन तमाम के अंदर स्प्लीनोमेगेली होगी मगर एप्लास्टिक एनीमिया के अंदर स्प्लीनोमेगेली नहीं होगी। ठीक है, ऑन एग्जामिनेशन पर हमें क्या मिलेगा, नो स्प्लीनोमेगेली इन एप्लास्टिक एनीमिया। अब जनाब आएंगे इन्वेस्टिगेशन की तरफ। हम सबसे पहले पेशेंट के अंदर CBC करेंगे, तो CBC में एज भी कम होगी, WBC कम होंगे, प्लेटलेट्स कम होगी, लेकिन लिम्फोसाइट क्या होंगे, नॉर्मल होंगे। ठीक है, क्योंकि वो उसकी जो ओरिजिन है वो माइलॉइड नहीं है। MCV जनाब हमें नॉर्मल मिलेगी और इन्वेस्टिगेशन आप चाहे जो है वो क्या है, बोन मेरो बायोप्सी है। ठीक है, बोन मेरो के अंदर हमें क्या मिलेगी, बोन मेरो विल बी हाइपर सेलुलर एंड रिप्लेस्ड बाय फाइब्रस एंड फैटी। नॉर्मली तो हाइपर सेलुलर होगा, लेकिन वो किस चीज़ की चेन होगा, उसके अंदर फाइब्रस और पेटी टिश्यू होंगे। एंड यू विल हैव एबंडेंट लिम्फोसाइट एंड प्लाज्मा सेल्स ये होंगे, लेकिन RBC, WBC, प्लेटलेट्स ये कम होंगे। ठीक है, अब जनाब आते हैं उस पहले वाले सवाल की तरफ दोबारा। A 17-year-old boy presented with worsening anemia, bleeding tendency, recurrent chest infection. On examination, no splenomegaly। ठीक है, बोन मेरो शो हाइपर सेलुलर। ठीक है, तो ये सवाल है ए ल्यूकीमिक ल्यूकीमिया का। तो पहले ल्यूकीमिया भी ल्यूकीमिया जब जनरेट होती है उसके पहले स्टेज को ए ल्यूकीमिक ल्यूकीमिया कहते हैं। तो उसके अंदर हमें क्या मिलेगी, बोन मेरो हाइपर सेलुलर मिलेगा और नो स्प्लीनोमेगेली होगी। ठीक है, तो इफ़ हाइपर सेलुलर बोन मेरो ए ल्यूकीमिक ल्यूकीमिया इट इज़ इमेच्योर ल्यूकीमिया। ठीक है, तो इमेच्योर ल्यूकीमिया की या ए ल्यूकीमिक ल्यूकीमिया के अंदर आपको हाइपर सेलुलर बोन मेरो मिलेगा और नो स्प्लीनोमेगेली मिलेगी। ठीक है, अब जनाब आते हैं इसकी ट्रीटमेंट की तरफ। तो ट्रीटमेंट 2 ही टाइप की है, एक है सपोर्टिव और एक है स्पेसिफिक। सपोर्टिव ट्रीटमेंट में आप क्या करेंगे, पेशेंट की ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे जब उसकी हेमोग्लोबिन लेस देन 8 ग्राम पर डेसीलीटर होगी। ठीक है, उसके बाद आप एनीमिया करेंगे, ट्रीटमेंट आप ब्लीडिंग करेंगे। अगर आप देखेंगे कि
प्लेटलेट लेस देन 20,000 है तो आप क्या करेंगे, 1 मेगा यूनिट लगाएंगे और साथ में आप इन्फेक्शन से बचने के लिए पेशेंट को एंटीबायोटिक देंगे। ठीक है। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट जनाब, अगर पेशेंट की उम्र क्या है, लेस देन 50 ईयर है, लेस देन 50 ईयर है तो आप क्या करेंगे, HLA मैच्ड बोन मैरो ट्रांसप्लांट करेंगे। ठीक है। लेकिन आप ये याद रखिए कि हर वो कंडीशन जिसका अल्टीमेट ट्रीटमेंट क्या हो बोन मैरो ट्रांसप्लांट को, तो उससे पहले उसको ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत होती है। तो जब ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत होती है तो आप पेशेंट के जो अटेंडेंट है उसे कहते हैं कि आप ब्लड लेके आए, तो वो सबसे पहले क्या करते हैं, अपने करीबी रिश्तेदारों की ब्लड लेके आते हैं, और जिससे क्या होती है, पेशेंट के सीरम के अंदर, पेशेंट के ब्लड के अंदर उसके ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बनती है और इम्यूनो कम्पिटेंट बन जाता है। तो इसके बाद अगर मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन के बाद अगर उसको बोन मैरो के लिए आप लेके जाएंगे तो उसके अंदर बोन मैरो तो उस अपने करीबी रिश्तेदार के साथ मैच नहीं होगी। तो ये एक छोटी सी पॉइंट है, लेकिन आपने इसको अपने जहन में याद रखना है। ठीक है। तो आप अगर किसी पेशेंट में अल्टीमेट रिजल्ट ब्लड बोन मैरो ट्रांसफ्यूजन है, तो आप जब ट्रांसफ्यूजन के लिए कहेंगे कि पेशेंट के लिए ब्लड लेके आओ, तो ये बात ज़रूर कहना कि अपना ब्लड नहीं, करीब रिश्तेदारों का ब्लड नहीं, किसी और का ब्लड लेके आए। ठीक है। अब अगर किसी पेशेंट की उम्र मोर देन 50 ईयर है तो आप क्या करेंगे, इम्यूनो सप्रेसर देंगे। इम्यूनो सप्रेसर जैसे इंजेक्शन, एंटी थाइमोसाइड, ये क्या है, ये टी सेल जो सेल है उसके ऊपर अटैक करेंगे। ATG इंजेक्शन, ATG हम देंगे। ठीक है। और साथ में हम साइक्लोस्पोरिन देंगे 6 मिलीग्राम बी डोज पर 6 मंथ। इसका जो रिज़ल्ट है वो है तकरीबन 70% रिस्पॉन्सिव है, और अगर रेजिस्टेंट शो करे तो फिर आप देंगे साइक्लोफॉस्फामाइड देंगे। ठीक है।